हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टोरी कैबिन 2। कैसे हो आप? होप करती हूँ बढ़िया होंगे। सो लेट्स लिसन द स्टोरी बाय डेरी किए। धीरज पर उतर वेद का गुस्सा। वेद ने भी पकड़ लिया धीरज का कॉलर। दोस्तों, अब तक आप सपना देखा कि अंजलि अपने दिल में अपने बच्चों के कातिलों और अपने परिवार को सजा देने का ठान कर बैठी थी, और उधर ममता जी इस बात से अनजान थी कि उनकी बेटी अंजलि ऐसी क्यों बन चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जन्म देने वाले से संभालने वाली माँ और रिश्ता निभाने वाली माँ का दर्जा ज्यादा होता है। वही सब आज ममता जी से अंजलि का जुड़ाव ये सब कर रहा था। जहाँ अंजलि एक लाश बनकर जी रही थी, वहीं ममता जी अपनी बच्ची को लाश बनता देखकर अपने भगवान के आगे अपने दर्द को बयां कर रही थी। अब कहानी में आगे। अब तक दिल्ली क्वीन मेंशन। इस वक्त अंजलि लिविंग हॉल में बैठी थी और उसके सामने शिवम सोफे पर बैठा हुआ था। अंजलि किंग साइड सोफे पर बैठी हुई थी और एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सिगरेट के काश लेटी हुई, एक हाथ में ड्रिंक का गिलास उठाए शिवम से अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, इस न्यूज को इतना वायरल कर दो और यह न्यूज एक हफ्ते तक बंद नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मुझे हर रोज ये न्यूज हर चैनल हर ऑनलाइन ऐप पर चाहिए। अंजलि की बात सुनकर शिवम यस मैडम बोलते हैं और अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, ये न्यूज़ जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक ये हटेगी नहीं, चाहे राठौर परिवार और मित्तल परिवार अपना पूरा जोर और ताकत ही क्यों ना लगा ले। शिवम की बात सुनकर अंजलि शराब का गिलास अपने होठों से लगाते हुए अपनी जलती हुई निगाहों से न्यूज़ की तरफ ध्यान देती हुई बोलती है, शिखा जैन की बिजनेस डील को एक्सेप्ट कर लो और हाँ, उसे ये भी कहो कि राठौर परिवार के खिलाफ उसे मीडिया में अपनी जुबान को चलते रहने देना है। अगर उसकी जुबान रुकी तो ये डील भी रुक जाएगी। अंजलि की बात सुनकर शिवम हाँ में सिर हिला देता है और अंजलि शिवम की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, नरेंद्र मित्तल की कंपनी के शेयर गिरने शुरू कर दो। जैसे जैसे शेयर गिरेंगे उन लोगों का सुकून चैन भी उनकी जिंदगी से जाना शुरू हो जाएगा, और यही सब मैं चाहती हूँ। जैसे जैसे उनका बिजनेस गिरना शुरू होगा वह मजबूरन मेरे कदमों में आएंगे। ये सब बोलते हुए अंजलि की जलती हुई निगाहें सामने चल रही वीडियो पर थी, जहां तनीषा जी शिखा जैन को उल्टा जवाब दे रही थी। इधर अंजलि की बात सुनकर शिवम वीएस मैडम बोलते हैं और उसकी निगाहें भी अब सामने एलईडी पर चल रही न्यूज पर थी। दूसरी तरफ ममता जी अपने कमरे में बैठी अपने कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी और उनकी आंखें रो रो कर इस वक्त इतनी लाल थी कि उन्हें खुद भी अपने चेहरे पर दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें अपने दर्द से ज्यादा अपनी बच्ची के दर्द का एहसास हो रहा था, जिसे वह अपनी दिल ही दिल में महसूस कर अपने ही कान्हा से शिकायतें कर रही थी। दूसरी तरफ क्रिस्टल होटल एंड रेस्टोरेंट। वेद की गाड़ी तकरीबन 2540 मिनट बाद होटल के आगे आकर रुकती है, जहां विशाखा और धीरज की सगाई की पार्टी चल रही थी। वेद अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाते हुए ही गाड़ी से बाहर उतरता है और अपने चेहरे पर चिंता लिए मन में बोलता है, माफ करना विशाखा, लेकिन जैसे तुम मेरी बहन हो वैसे ही अंजलि भी मेरी बहन है, और वह कहाँ है कि हाल में है ये पता करना मेरा फर्ज है। वह तो बच्ची थी लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। ये सब बोलते हुए वेद होटल क्रिस्टल में एंटर करता है, तो जैसे ही वह होटल के हाल में अपने कदम रखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने विशाखा अपने पापा के कदमों में बैठी थी और धीरज एक टेबल पर अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था, और उसके सामने नरेंद्र मित्तल और उर्मिला मित्तल और प्रीति मित्तल भी टेबल पर ही बैठे हुए थे। इधर वेद हैरानी से सारे हाल में अपनी नज़र घुमा ही रहा था कि तभी तनीषा जी की नज़र वेद पर जाती है। अपने बेटे को सामने आता देख तनीषा जी रोती हुई भागकर वेद के गले लग जाती है। इधर वेद भी अपनी माँ को रोता हुआ देखता है तो गले लगा कर पूछता है, क्या हुआ है माँ, क्या मैं आने में इतना लेट हो गया और आप सब क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, और इतनी जल्दी सारे मेहमान कैसे चले गए। वेद की बात सुनकर तनीषा जी वेद से दूर होती है और खींचकर वेद के चेहरे पर एक थप्पड़ मारकर गुस्से में बोलती है, कहाँ था तू जानता भी है आज तेरे परिवार को तेरी कितनी जरूरत थी, तेरी बहन के साथ क्या हुआ है आज। जी मासूम चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी, उसे मासूम चेहरे पर आंसुओं की लकीरें हैं, यहाँ तक कि आज उसे मासूम के ऊपर लोग उंगली भी उठाकर चले गए हैं। जैसे ही वेद अपनी माँ की बात सुनता है तो उसका ध्यान विशाखा के चेहरे पर जाता है, जो दूर घुटनों में अपना चेहरा लेकर बैठी थी और इस वक्त उसकी हालत देखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी मासूम बच्चे को हजारों दर्द और तकलीफें दी जा रही हूँ। इधर दीपक राठौर जब तनीषा जी की बात सुनते हैं तो गुस्से में गरजते हुए बोलते हैं, बस करो, गलती तुम्हारी बेटी की है और तुम्हारी इसमें दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करो। तनीषा, जो कुछ भी वीडियो में हमने सबने देखा है ना, वह कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि तुम्हारी बेटी पूरे होश हवास में गैर लड़कों की बाहों में हाथों में शराब लिए अयाशियां कर रही थी। यह सब बोलते हुए दीपक राठौर की आंखें गुस्से से लाल थी और इधर अपने पापा की बात सुनकर वेद के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आने लगता है।
अभी दीपक जी वेद के सामने विशाखा की बात कर ही रहे थे कि तभी तनीषा जी गुस्से में बोलती है, आपको अपनी बेटी की छोटी सी गलती नजर आ रही है, लेकिन धीरज 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 को तो आप कुछ नहीं कह रहे। तनीषा जी की रोती हुई और अटकती हुई आवाज सुनकर दीपक राठौर गुस्से में तनीषा जी के पास आते हैं और खींचकर एक थप्पड़ उनके चेहरे पर मारकर बोलते हैं, अपनी जुबान को लगाम दो तनीषा, हमने आज तक आपकी हर फैसले में आपका साथ दिया है और आपकी हर गलती पर हमने सच जानते हुए भी उंगली नहीं उठाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करें और हमारे सही गलत के फैसले पर आप सवाल उठाएं। रही बात धीरज की, तो सुनिए, जब तक धीरज फिर से अपनी वही रेपुटेशन बिजनेस वर्ल्ड में नहीं बना लेता तब तक मैं विशाखा और धीरज की सगाई पोस्टपोन करता हूं। जैसे ही दीपक राठौर की बात मित्तल परिवार के कानों में जाती है तो नरेंद्र मित्तल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह दीपक राठौर की तरफ देखकर अपनी जगह से खड़े होते हैं और अपनी ठंडी आवाज में बोलते हैं, ये तो क्या कह रहा है दीपक, तुझे मेरे बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है कि वह ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अपने बचपन के दोस्त की बात सुनकर दीपक राठौर ठंडी आवाज में बोलते हैं, नरेंद्र, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन ये बात तू अब अच्छे से जान चुका है कि अगर मैं इस वक्त इस सगाई को एक्सेप्ट कर लिया और परमिशन दे दी तो लोग मुझ पर भी उंगलियां उठाएंगे और मेरी इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाएगी। और फिलहाल धीरज की बात कुछ ही दिनों में लोग भूल भी जाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन के बड़े बड़े लड़के ऐसी गलतियां करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी गलतियां चार दीवारी में छुपाई जाती है, लेकिन पब्लिकली जब ये गलतियां शो हो जाए तो लोग नमक मिर्च मसाला लगाकर उसे बात को और उछलते हैं और इसका असर तुम अच्छे से जानते हो कि बिजनेस पर सबसे ज्यादा होता है। मुझे तो अब ये टेंशन है कि मेरे बिजनेस राइवल्स इस बात का कितना फायदा उठाएंगे और क्या क्या मुझे सुनना पड़ेगा और क्या क्या फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ की मुझे टेंशन हो रही है और तुझे टेंशन हो रही है इन दोनों की एंगेजमेंट की। इन दोनों को भी तो सजा मिलनी चाहिए कि इन दोनों ने जो हरकत की है वह कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है। ये सब बोलते हुए दीपक जी की जलती हुई निगाहें धीरज पर भी थी और विशाखा पर भी। इधर धीरज दीपक राठौर की बात सुनकर अपनी जगह से खड़ा होता है और दोनों हाथ जोड़कर दीपक जी के कदमों में बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है, अंकल, मैं आपको हमेशा अपने पापा का दर्जा ही दिया है। मैं अपने पापा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे कुछ भी याद नहीं कि उसे वक्त मैं किसी हालत में था और क्या हो रहा था। मुझे इतना पता है कि बिजनेस मीटिंग के दौरान मैंने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ड्रिंक की थी और उसके बाद सुबह जब मैं उठा तो मैंने खुद को किसी और कमरे में और किसी और के बिस्तर पर पाया। इधर धीरज जैसे जैसे दीपक जी के सामने अपनी अय्याशी को किसी की शादीश बता रहा था, वैसे वैसे वेद के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वेद धीरज की बात सुनकर एकदम धीरज के करीब बढ़ता है और खींचकर उसे अपने पापा के कदमों से खड़ा कर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। इधर धीरज, जो दीपक जी को अपनी बातों में उलझा रहा था और सारी सच्चाई को किसी की साजिश का नाम दे रहा था, जब वह खुद पर वेद को वार करते हुए देखा है तो उसके हाथों की मुट्ठियां भी कांप जाती हैं और उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो जाती है। इधर वेद गुस्से में ही धीरज पर दूसरी बार हाथ उठा देता है, लेकिन जैसे ही वेद तीसरी बार हाथ उठाने लगता है धीरज वेद का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, रुक जाओ साले साहब, अपने होने वाले जीजा पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए आपको। धीरज की बात सुनकर वेद धीरज का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, तू और मेरा जीजा कहलन के लायक भी है। जो कुछ मुझे सुनने को मिल रहा है, अब तो मैं तेरी और विशाखा की शादी कभी भी न होने दूं। तू जैसे धोखेबाज इंसान के साथ में अपनी बहन को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। वेद की बात सुनकर धीरज के चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वह बराबर वेद का कॉलर पकड़ लेता है। इधर वेद का कॉलर धीरज ने पकड़ लिया था और इस वक्त धीरज का कॉलर वेद ने पकड़ रखा था और दोनों की आंखें ही गुस्से से लाल थी। इधर वेद और धीरज को आपस में लड़ता देख नरेंद्र जी और दीपक राठौर एक साथ दोनों के पास जाते हैं। नरेंद्र जी धीरज से बोलते हैं, छोड़ दे वेद का कॉलर। मैंने कहा छोड़ धीरज, ये क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, छोड़ो उसका कॉलर। इधर दीपक राठौर गुस्से में वेद से बोलते हैं, वेद धीरज का कॉलर छोड़ दो, बिना सच्चाई जान तुम धीरज पर सारा इल्जाम नहीं दे सकते। अपने पापा की बात सुनकर वेद गुस्से में अपने पापा की तरफ देखकर बोलता है, पापा आप क्या चाहते हैं कि इस धोखेबाज इंसान के साथ में अपनी बहन की शादी कर दूं? मैं ऐसा अब कभी नहीं होने दूंगा। जो इंसान अपनी फियांसे को धोखा देकर होटल में किसी और के साथ रहते रंगीन करता है, मैं उसके साथ अपनी बहन का जिंदगी भर का साथ जोड़ दूं ताकि वह जिंदगी भर मेरी बहन को धोखा देता रहे। वेद की बात सुनकर दीपक जी गुस्से में बोलते हैं, शट अप, कि अभी हम अपने बच्चों का फैसला लेने के लिए बैठे हैं। अपने पापा की बात सुनकर वेद एक नज़र विशाखा की तरफ देखता है और एक नज़र दीपक राठौर की तरफ और फिर धीरज की तरफ। धीरज की तरफ देखते हुए ही वेद धीरज का कॉलर छोड़ देता है और गुस्से में सबकी तरफ देखकर उसे पार्टी हॉल से बाहर निकल जाता है।
इधर वेद को गुस्से में जाता देख तनीषा जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं, क्योंकि जब से अंजलि घर से गई थी तब से वेद अपने पूरे घर वालों से कटा कटा रहने लगा था। यहाँ तक कि उसने पूरे परिवार से बातें करनी भी बंद कर दी थी। अब वह घर में तो रहता था लेकिन एक अजनबी बनकर, लेकिन आज वेद की आंखों में दर्द भी था और गुस्सा भी। और तनीषा जी जब अपने बेटे को इस तरह जाते हुए देखते हैं तो मन में ही भगवान से बोलती है, हे भगवान, मेरे सस्ते खेलते घर को पता नहीं किस मनहूस की नज़र लग गई है। वह बदचलन, वह मनहूस लड़की मेरे घर से तो चली गई लेकिन मेरे घर की खुशियां और सुकून भी ले गई। और आज जब मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, पता नहीं कि मनहूस की नज़रें मेरे घर को खो गई है। भगवान, मेरे बच्चों को उससे बुरी नज़र से बचाव जिसने मेरे बच्चों की खुशियों को नज़र लगे है। ये सब बोलते हुए तनीषा जी की आंखों के सामने वेद और विशाखा का चेहरा आ रहा था। इधर विशाखा भी दिल में दर्द लिए, आंखों में आंसू लिए मन में ही बोलती है, धीरज, तुम किसी और के साथ कैसे ये सब कर सकते हो? मैं तुम्हें इतना दिल से प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने अंजलि के साथ क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि उसके कैरेक्टर को भी मैंने तुम्हारे सामने गिरा दिया और तुमने किसी और के साथ ये सब मेरे पीठ के पीछे ऐसे कर सकते हो? धीरज ये सब मन में ही बोलते हुए विशाखा की आंसू भरी आंखें धीरज पर टिकी हुई थी। इधर धीरज विशाखा की आंखें खुद पर महसूस कर रहा था, लेकिन इस वक्त धीरज खुद इस चिंता में था कि उसका ये सच आखिर बाहर कैसे आया और किसने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं और इस स्वादिष्ट के पीछे कौन है। यही सब धीरज के दिमाग में चल रहा था। दीपक राठौर सबकी तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलते हैं, अब हमें घर चलना चाहिए। और हाँ नरेंद्र, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तक तुम धीरज को कंपनी मत भेजो, क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ है उसे सबकी खबर मुझे पूरा विश्वास है मीडिया तक पहुँच चुकी है, क्योंकि हमारी पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ हम लोगों ने पूरी दिल्ली की मीडिया भी बुलाई थी और जितना जल्दी हो सके इस न्यूज़ को हर चैनल से हटाने की कोशिश करो। दीपक राठौर की बात सुनकर नरेंद्र जी को भी अब दीपक की बात सही लगती है और वह हाँ में सिर हिलाकर एक नज़र अपनी पत्नी को देखते हैं, जिसके चेहरे पर चिंता थी और उनके लाखों के गहने और हजारों का मेकअप भी उनकी चिंता को नहीं छुपा पा रहा था। इधर प्रीति की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि आज उसके भाई की बेइज्जती सबके सामने हो गई थी और उसके परिवार की भी क्यों। इधर प्रीति के दोस्त जो उसने पार्टी में शो ऑफ करने के लिए बुलाए थे, उन सब दोस्तों ने जब धीरज की ऐसी तस्वीर देखी, वीडियो देखी और विशाखा की अच्छी, तो सब लोग प्रीति को सुना कर चले गए। इसलिए प्रीति विशाखा से भी गुस्सा थी और उसने एक नज़र भी रोती हुई विशाखा को नहीं देखा और ना ही धीरज को, क्योंकि आज उसे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की वजह से उसकी भी इज्जत उसके दोस्तों में दो कौड़ी की नहीं रही। इसलिए प्रति अपने पापा की बात सुन बिना धीरज और विशाखा पर ध्यान दिए खड़ी हो पार्टी हॉल से बाहर निकल जाती है। प्रीति के जाते ही निर्मल जी भी धीरज के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, चलो बेटा, इतना बोल। वह धीरज से अपना रुख विशाखा की तरफ करती है और विशाखा के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोलती है, बेटा, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ है वह जवानी के जोश में हुआ है, इसीलिए तुमसे भी जो गलती हुई है मैं जानती हूँ कि नादानी में हुई है, क्योंकि बच्चे जवानी में छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। और रही बात धीरज की, धीरज ने जो गलती की है इसकी सजा हम लोग इसे अच्छे से देंगे और तुम चिंता मत करो, धीरज सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। निर्मला जी की बात सुनकर विशाखा अपना चेहरा उठाकर निर्मला जी की तरफ देखती है और अपनी आंखों में आंसू लिए निर्मला जी के गले लग जाती है। इधर निर्मला जी भी मन में शैतानी मुस्कुराहट लिए विशाखा के सर पर प्यार से हाथ फेरकर एक नज़र अपने परिवार की तरफ देखकर और तनीषा जी की तरफ देखकर आंखों से ही उन्हें हौसला देकर अपने परिवार को लेकर पार्टी हॉल से बाहर निकल जाती हैं। इधर मित्तल परिवार के निकलते ही राठौर परिवार के सदस्य भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। इधर दीपक राठौर सबकी तरफ देखकर गुस्से में बोलते हैं, अब तुम लोगों को क्या स्पेशल दोबारा बोलना पड़ेगा कि अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, चलो आगे ही बहुत तमाशा हो गया है हमारी इज्जत का। ये सब बोलते हुए उनकी जलती हुई निगाहें विशाखा पर थी। इधर विशाखा अपने पापा का गुस्सा देखकर अपने आप ही अपनी जगह से लड़खड़ाती हुई खड़ी हो जाती है और तनीषा जी जब विशाखा को लड़खड़ाता हुआ देखते हैं तो अपनी बेटी को भागकर संभाल लेती है और कंधों से कर उसे हौसला देते हुए अपने कदम पार्टी हॉल से बाहर की तरफ बढ़ा देती है। इधर दीपक जी ना ही तो अपनी पत्नी पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना ही विशाखापट्टनम, क्योंकि उनके दिमाग में चल रही थी तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन, अपने इतने सालों से बनाई हुई इज्जत का ख्याल कि आखिर कौन ऐसा दुश्मन आ गया जिसे एक ही पल में उनकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया और इतने सालों से बनाई हुई इज्जत पर इतना बड़ा दाग लगा दिया जिसे वह आप चाहकर भी जल्दी से मिटा नहीं पाएंगे। यही सब सोते हुए ही दीपक जी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठते ही वह बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी गाड़ी होटल की पार्किंग से लेकर निकल जाते हैं। इधर जैसे ही तनीषा जी विशाखा होटल से बाहर आते हैं और सामने देखते हैं कि दीपक राठौर अपनी गाड़ी लेकर बिना कुछ बोल ही निकल गए हैं उन्हें यहाँ छोड़कर, तो दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विशाखा अपनी माँ के सीने से लगकर रोते हुए बोलती है, ये सब मेरी गलती है माँ, ये सब मेरी गलती है, आज मेरी वजह से पापा ने आप पर सबके सामने गुस्सा किया और भाई पर भी। यह सब बोलते हुए विशाखा अपनी माँ के गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी और अपनी बेटी को रोता देख तनीषा जी उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोलता है, चिंता मत
कर बेटी अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, तूने कौन सा कभी किसी का बुरा किया है। और रही बात तेरे पापा के गुस्से की, उसे तू अच्छे से जानती है, तेरे पापा जितने गुस्से वाले हैं उतने ही ज्यादा वह अपने परिवार के प्रति चिंता भी रखते हैं और प्यार भी। फिलहाल उनका गुस्सा ना ही तो मैं शांत कर सकती हूँ और ना ही तू, पता नहीं उनके कौन से बिजनेस रिबल नहीं इतनी घटिया चाल चली है कि आज तेरे पापा के साथ साथ मित्तल परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है। ये सब बोलते हुए तनीषा जी की आंखें गुस्से से लाल थी और वह विशाखा को संभालती हुई अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचती है जहां ड्राइवर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। तनीषा और विशाखा को देखकर ड्राइवर फटाफट बैक सीट का डोर ओपन कर देता है। इधर तनीषा जी विशाखा को संभालती हुई अपने साथ गाड़ी में बैठी है और क्रिस्टल होटल एंड रेस्टोरेंट से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ एशिया के जंगलों में जहां चारों तरफ जानवरों की आवाज आ रही थी और उन्हें आवाजों के बीच दो दर्दनाक चीखें उसे जंगल में सबको सुनाई दे रही थी। जितनी भयानक उन जानवरों की चीज थी उतनी ही भयानक उन दो शख्स की चीखें थी। वह दो शख्स आधे जमीन में थे और आधे जमीन के ऊपर और उन दोनों शख्स के पास चारों तरफ काले कपड़े पहने आदमी खड़े थे और उन आदमियों से कुछ ही दूरी पर कुर्सी पर बैठा था एक आदमी और उसके हाथ में जल रही सिगरेट और उसके होठों से निकलता हुआ धुआं देखकर वह जमीन में आधे गिरे हुए आदमी रोते हुए बोलते हैं, माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। वह शख्स अपने सामने दर्द से तड़पते हुए दो लोगों की आवाज सुनकर अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, रोबिन इन्हें आज़ाद कर दो। जैसे ही वह दो शख्स अपने सामने बैठे शख्स की आवाज़ सुनते हैं तो उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी और सुकून नजर आने ही लगता है कि दूसरे ही पल उन दोनों शख्स की आंखें दर्द से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं कि तभी एक शख्स दो शेरों को अपने साथ लेकर आता है और उन दोनों आदमियों पर छोड़ देता है। इधर वह दोनों शेर छुट्टी ही उन दोनों आदमियों के सर को अपने मुंह में डाल लेते हैं और कुछ ही मिनट में उन दोनों शख्स की आवाज़ सिखों में बदलकर वहीं पर ही बंद हो जाती है। जो शख्स चेयर पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में सिगरेट जल रही थी वह अपने चेहरे पर डेंजरस स्माइल लाते हुए अपने सामने खड़े शख्स से बोलता है, रॉबिन इन दोनों की बॉडी जमीन से निकलकर इन दोनों के आगे रख दो ताकि आज का इनका कोटा पूरा हो जाए। ये सब बोल वह शख्स अपनी चेयर से खड़ा होता है और इस वक्त उसे शख्स ने काले कपड़े पहन रखे थे और दिख रही थी तो उसे शख्स की नीली आंखें जो किसी को भी डर का एहसास करने के लिए काफी थी। इधर रॉबिन ओके बस बोलता है और उन दोनों आदमियों की खून से सनी हुई बॉडी को देखकर अपने आदमी से बोलता है, इसे बाहर निकालो और इन दोनों को दे दो। इतना बोल उन दोनों शेरों को देखा है जो उन दोनों आदमियों के सर को खा रहे थे। ये देखकर रॉबिन अपने आदमियों को आंखों से इशारा कर इस शख्स के साथ खड़ा हो जाता है और वह शख्स अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। इधर रॉबिन भी उसी शख्स के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और खुद जाकर उसे शख्स के लिए उसकी गाड़ी की बैक सीट का डोर ओपन करता है तो वह शख्स अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और इधर रॉबिन भी उसे शख्स के बैठते ही उसे बैक सीट का डोर बंद करता है और खुद ड्राइवर की तरफ जाकर आंखों से कुछ इशारा करता है और फिर कनेक्टर साइड आकर खुद डोर ओपन कर उसे गाड़ी में बैठ जाता है। इधर रॉबिन के बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और इसी तरह देखते ही देखे उसे जंगल से उसे आदमी की गाड़ी के निकलते ही 25-30 गाड़ियां भी उसे जंगल से रवाना हो जाती है। चैप्टर 12 अहान की दादी का फोन और अहान का इंडिया जाने के लिए हाँ बोलना। अब तक एशिया जंगल से रवाना हुई गाड़ियां कुछ ही समय में एक बहुत बड़े आलीशान महल के आगे आकर रुकती हैं। उन गाड़ियों के रुकते ही उसे महल को चारों तरफ से कवर कर रहे बॉडीगार्ड और गेट पर पहरा दे रहे बॉडीगार्ड जब उन गाड़ियों को देखते हैं तो फटाफट भागकर में डोर महल का ओपन करते हैं तो फटाफट सारी गाड़ियां उसे महल में एंटर कर जाती है। इधर उसे महल में गाड़ियां एंटर करते ही सारी गाड़ियां एक साथ रुक जाती है और जैसे ही गाड़ियां रुकती है तभी उन गाड़ियों में से बीच वाली गाड़ी का डोर खोलकर रॉबिन बाहर आता है और बैक साइड का डोर ओपन करता है जहां वह शख्स बैठा हुआ था। इधर जैसे ही रॉबिन डोर ओपन करता है वह शख्स अपनी रूपदार पर्सनैलिटी और ठंडा ऑरा के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। उसे शख्स के गाड़ी से बाहर निकलते ही आसपास के बॉडीगार्ड अपना सर झुका लेते हैं और वह शख्स सभी के सर झुके हुए देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपने महल में एंटर करता है। इधर महल में उसे शख्स के कदम रखते ही सभी नौकर थर थर कांपने लगते हैं और वह महल अंदर से किसी राजा का महल लग रहा था और बाहर से भी किसी महल से कम नजर नहीं आ रहा था। उसे शख्स के कदम रखते ही महल में सभी नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे और जो लोग काम कर रहे उसे आदमी के सामने आ रहे थे वह अपना सर अपने आप ही उसे शख्स के आगे झुक रहे थे। वह शख्स किसी पर ध्यान नहीं देता और लिविंग हॉल के बड़े से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और पैर पर दूसरा पैर रखकर दोनों हाथ सोफे की बैक साइड रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अहम मालिक का मेंशन। आइए जानते हैं इस शख्स के बारे में। इंट्रोडक्शन।
अहान मलिक एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड का किंग भी है, जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपने लगते हैं। अहान मलिक एशिया पर तो राज करता ही है, अहान मलिक का नाम इंडिया में भी लोग लेने से डरते हैं। यहाँ तक कि अहान की ठंडी नज़र जिस पर पड़ जाए उसे इंसान का वजूद रातों रात गायब कर दिया जाता है। अहान मलिक 6 फीट हाइट, नीली आंखें, गोरा चेहरा, हल्के ब्राउन बाल, 6 पैकअप। अगर एक बार कोई लड़की अहान मलिक को नजरें भर कर देख ले तो दूसरे ही पल वह लड़की यहाँ के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती है। और अहान के साथ एक रात बिताने के लिए हजारों लड़कियां ये काम कर भी चुकी है। अहान मलिक का फैमिली इंट्रोडक्शन। अरमान मलिक की सिर्फ दादी ही है जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। अहान मलिक के मम्मी पापा का एक्सीडेंट में ही गुजर चुके हैं। अहान का सिर्फ एक छोटा भाई है जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है और जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए अहान दुनिया को तबाह करने का दाम भी रखता है। वह भी अहान की तरह ही सुंदर, स्मार्ट और डैशिंग है, लेकिन अहान की पर्सनैलिटी ठंडी है और अहान के भाई रेहान की पर्सनैलिटी बिल्कुल चार्मिंग वॉइस जैसी है, लेकिन गुस्सा आने वह अपने भाई की तरह ही बन जाता है। फैमिली इंट्रोडक्शन। सोफिया मलिक अहान की दादी। रेहान मलिक अहान का छोटा भाई। रॉबिन राठौर अहान का असिस्टेंट और दोस्त। अहान मलिक परिवार का सबसे बड़ा बेटा और सोफिया मलिक का सबसे बड़ा पोता। अहान अगर किसी के आगे सर झुकाता है तो वह है सिर्फ उसकी दादी, और किसी की बात सुनता है तो वह है सिर्फ अपनी दादी और अपना भाई। बाकी दुनिया में उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब आते हैं कहानी में। इस वक्त अहान अपने लिविंग हॉल के सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने सोफे पर अपना सर टिककर आंखें बंद करके बैठा था कि तभी रॉबिन की आवाज अहान के कानों में जाती है। बस दादी का 2 बार कॉल आ चुका है, क्या जवाब देना है उन्हें। अहान जैसे ही रॉबिन की बात सुनता है तो एकदम से अपनी आंखें खोल देता है और अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, कॉल मी दादी। अहान की बात सुनकर रॉबिन अपना मोबाइल उठना है और सोफिया मलिक को कॉल मिला देता है। इधर दूसरी ही रिंग में अहान की दादी उधर से कॉल उठाती है और जैसे ही दादी कॉल उठाकर कुछ बोलती कि तभी रॉबिन पहले ही बोल देता है, दादी अहान से बात कीजिए। जैसे ही दादी रॉबिन की बात सुनती है तो कुछ नहीं बोलते कि तभी अहान सोफे पर बैठा ही हुआ था कि रॉबिन फटाफट अपना मोबाइल अहान रॉबिन के मोबाइल हाथ में देते ही मोबाइल पकड़ लेता है और अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, यस दादी। दादी जैसे ही अहान की आवाज सुनती है तो अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, कब आ रहे हो आप इंडिया? आखिर आपको आपकी दादी की चिंता है भी या नहीं? हमने आपको कितनी बार कॉल किया है लेकिन आप हर बार हमारी बात डाल देते हैं। जब भी हम आपको इंडिया आने का बोलते हैं आपको ही ना कोई बहाना सुना देते हैं अहान। लेकिन अब और नहीं, हम चाहते हैं कि आप 2 दिन के अंदर अंदर इंडिया आए वरना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। ये सब बोलते हुए अहान की दादी की आवाज गुस्से में साफ नजर आ रही थी। अपनी दादी की गुस्से भरी आवाज सुनकर अहान आकाश कर अपनी आंखें बंद करता है और अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, ओके दादी। दादी जैसे ही अहान के मुंह से ओके सुनती है तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अगर इस बार आप नहीं आया अहान तो हम खाना पीना छोड़ देंगे। देख लेना, आप हमें जानते हैं, अगर आप जिद्दी हैं तो हम आपकी ही दादी हैं, जिद में हम आपसे भी 4 कदम आगे हैं। अपनी दादी की बात सुनकर अहान सिर्फ इतना बोलता है, हम आ रहे हैं दादी। जैसे ही अहान की दादी यह सुनती है तो फटाफट कॉल कट कर देती है और इस वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इधर अहान की दादी जैसे ही कॉल कट करती है अहान अपनी ठंडी आवाज में रॉबिन की तरफ देखकर बोलता है, कल के अंदर जो बिजनेस मीटिंग है उन्हें क्लियर कर लो, क्यों कल रात को ही हम इंडिया के लिए निकल जाएंगे और हाँ जेट रेडी करवा लेना। इतना बोल अहान अपने सोफे से उठता है और अपने लिविंग हॉल से होता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। इधर अहान को जाता देख रॉबिन राहत की सांस लेता है और आसपास नौकर जो डर से कहाँ पर रहे थे उन्हें आंखों से शांत रहने का इशारा कर खुद भी लिविंग हॉल से निकाल कर दूसरे साइड चल जाता है जहां रॉबिन का खुद का एक रूम था। इंडिया, दिल्ली, राठौर मेंशन के लिविंग हॉल में इस वक्त दीपक राठौर अपने सोफे पर बैठे थे और उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। इस वक्त विशाखा अपना सिर झुकाए अपने पापा के सामने खड़ी थी और तनीषा जी कुछ ही दूरी पर अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, लेकिन उनकी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था। विशाखा रोती हुई, पापा हम सच कह रहे हैं, हम उसे दिन बर्थडे पार्टी में गए थे और न जाने हमारे कौन से दोस्त ने हमें गलती से ड्रिंक पिला दी पापा, और उसे ड्रिंक का नशा हमें हो गया। हमें कुछ नहीं पता उसे दिन क्लब में हमने क्या किया क्या नहीं। हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं पापा, हमारी वजह से आज आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। यह सब बोलते हुए विशाखा के आंसू उसके गालों पर आ रहे थे और उसकी आंखें रो रो कर सज चुकी थी। अपनी बेटी को इस तरह रोता देख तनीषा जी से ज्यादा रहा नहीं गया और वो भागकर विशाखा को संभाल कर गले लगा लेती है और अपने पति की तरफ देखकर बोलते हैं, माफ कर दीजिए, आप अच्छे से जानते हैं कि विशाखा ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं? क्या आपको उसे वीडियो पर विश्वास है? अपनी पत्नी की बात सुनकर दीपक राठौर गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते हैं और ऊंची आवाज में बोलते हैं, शट अप तनीषा, आप इस गलती को छोटी गलती बोलती हैं।
आपको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी बात हो गई और आप इस छोटी सी बात समझकर इसका साथ दे रही है, इसकी गलतियों पर पर्दे डाल रही है आप। अरे अगर ये लड़का होती तो शायद मैं इसे 1 या 2 दिन तक पनिश करता और इसकी पॉकेट मनी बंद करके इसे कुछ दिन तक सजा देता, लेकिन इसने जो गलती की है वह माफ़ी के लायक नहीं है। आप जानती हैं मेरी बरसों की बनाई हुई इज्जत बिजनेस वर्ल्ड में आज 2 कौड़ी की नहीं रही। अरे धीरज को तो कुछ ही दिनों में लोग भूल जाएंगे, लड़कों की गलतियां लोगों को याद नहीं रहती है तनीषा राठौर, लेकिन एक लड़की की गलती कभी भी लोग भूलते नहीं है, चाहे महीने बीत जाए चाहे साल बीत जाए। ये सब बोलते हुए दीपक राठौर की आंखें गुस्से से लाल थी और उनके कहे हुए शब्द कहीं ना कहीं विशाखा के सीने को चीर रहे थे। इधर अपने पति की बात सुनकर तनीषा जी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और बोलती है, हम मानते हैं कि इससे गलती हुई है, लेकिन यह इसकी पहली गलती है और पहली गलती और एक गलती तो आप इसकी माफ कर ही सकते हो ना। अपनी पत्नी की बात सुनकर दीपक राठौर गुस्से में बोलते हैं, अगर यह गलती 4 दीवारी में होती ना तनीषा तो हमें इतना शर्मिंदा न होना पड़ता है, लेकिन आज हमें पता है कि जगह जगह पर उसे न्यूज़ को देखकर लोग हमारी इज्जत पर सवाल कर रहे हैं, हमारी परवरिश पर सवाल कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप? बाहर निकाल कर लोगों को किस किस का मुंह बंद करेगी आप? अरे लड़के की गलतियां कुछ ही दिनों में छुप जाती है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में लड़कों उनके बिजनेस राइवल उसे करते हैं और कभी कभी बिजनेस राइवल ऐसा प्लान भी बना देते हैं, इसलिए धीरज तो निकल जाएगा कुछ ही दिनों में इस प्रॉब्लम से, लेकिन हमारी इज्जत जिसकी बच्चियों इस लड़की की गलती की वजह से उड़ी है उसे बताए हम कैसे सही करें। अपने पति की बात सुनकर तनीषा जी का चेहरा शर्म से झुक जाता है और इधर विशाखा अपने पापा की बात सुनकर घुटनों के बल बैठ जाती है और दोनों हाथ जोड़कर जोर जोर से रोते हुए बोलती है, पापा हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, हम आपकी कसम खाकर कहते हैं पापा हम पर विश्वास कीजिए। तनीषा को इस तरह बिलक बिलक का रोता देख दीपक राठौर अपनी ठंडी आवाज में बोलते हैं, जब तक यह मामला सॉल्व नहीं हो जाता और ठंडा नहीं हो जाता तब तक ना ही तो तुम घर से बाहर निकलोगे और ना ही तुम्हें कोई पॉकेट मनी मिलेगी। और तनीषा जी अगर आपने इसे पॉकेट मनी दी या घर से बाहर जाने की परमिशन दी तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। इतना बोल दीपक राठौर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर अपने पति को गुस्से में जाता देख तनीषा दी धड़ाम से सोफे पर बैठ जाती है और इस वक्त उनकी आंखें गुस्से से लाल थी और अपनी बेटी को दर्द में देख उनका सीना दर्द से फटा जा रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली के एक क्लब में वेद ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था और उसके सामने उसी के मोबाइल में चल रही थी धीरज और विशाखा की वो वीडियो। उसे वीडियो को देखते हुए ही वेद की आंखें गुस्से से लाल थी और इस वक्त वेद बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था और उसकी निगाहें बार बार उन्हें 2 वीडियो पर जा रही थी जिन्हें देख देख कर उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था और कहीं ना कहीं अपने परिवार पर भी उसे गुस्सा आ रहा था। ड्रिंक का गिलास पीते हुए ही मन में बोलता है, जब मेरी अंजलि से छोटी सी गलती हो जाती थी तब सभी लोग उसे पर सवाल उठाने शुरू कर देते थे, यहाँ तक कि उसे मासूम पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी गलती विशाखा ने की है, उसके बावजूद भी माँ विशाखा का साथ दे रही है। माँ ने इस 1.5 साल में एक बार भी अंजलि को ढूंढने की कोशिश और ना ही एक बार अपने मुंह से कहा कि बेटा अंजलि को ढूंढ कर वापस लेकर आ जा। आखिर क्यों मन विशाखा के लिए इतना प्यार और जिसे अपने जन्म दिया आप उसे एक बार भी याद नहीं करती? यह सब मन में बोलते हुए ही वेद बार बार ड्रिंक के गिलास खाली किया जा रहा था। दूसरी तरफ से वेद के मन में ये चल रहा था कि विशाखा ऐसा कर नहीं सकती और जरूर उसे किसी ने जबरदस्ती ड्रिंक दी होगी या गलती से उसने पी ली होगी, लेकिन वेद की आंखों में धीरज के लिए नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। नंदिनी का मेंशन। अंजलि इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी और उसकी आंखें पूरी लाल थी। नंदिनी की आंखों के सामने उसके अतीत के कुछ पल चल रहे थे जिन्हें याद करके उसके हाथों की मुठियां कैसी हुई थी और उसकी आंखें कुछ ड्रिंक करने से और कुछ पुराने दर्द को याद करने से पूरी लाल हो रखी थी। अंजलि अपने दर्द को याद करते हुए ही बोलती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है तनीषा राठौर, अभी तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अगर मैंने खून के आंसू ना रूल तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। बहुत दर्द हो रहा है ना? अपनी बेटी को दर्द में देखकर टैप कहाँ थी तुम जब पहली बार मैंने तुम्हें खुशखबरी दी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और तुमने एक बार भी उसे रिपोर्ट को देखना तो दूर, तुमने अपनी बेटी को बेटी भी नहीं समझा। यहाँ तक कि जब धीरज और उसका परिवार सब लोगों के सामने मुझे जलील करता था तब भी तुमने कभी अपनी इस बेटी के दर्द को देखकर कभी कभी तुम्हारी ममता नहीं जाती, लेकिन आज इस गोद ली हुई बेटी के लिए तुम्हारी ममता में इतना दर्द, इतनी तकलीफ नजर आ रही है कि जैसे गोद ली हुई बेटी में थी और तुम्हारी कोख से जन्मी हुई बेटी विशाखा हो। ये सब बोलते हुए ही अंजलि की आंखों के सामने वही पल चल रहे थे जब तनीषा विशाखा की उसे वीडियो को देखकर भी सबके सामने विशाखा के लिए लड़ने को तैयार हो गई थी। यही सब देख देखकर अंजलि की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी,
कि तभी अंजलि जोर जोर से हंसती है और उसकी हंसी में एक दर्द एक तकलीफ साफ नजर आ रही थी। हंसते हुए ही अंजलि अपने पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, मेरा एक सहारा था वह भी इन लोगों ने छीन लिया, मुझे मेरी जीने की एक उम्मीद थी उसे भी सब लोगों ने मुझसे छीन लिया। धीरज, तुम्हारे परिवार के हजारों जुर्म सहकर भी मैं तुम्हारे साथ रहती रही, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने शैतान निकलोगे कि मेरी कोख में पड़ रहे बच्चों को भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। मैं भी लगती रही, दर्द से तड़पती रही, लेकिन तुम्हारे परिवार ने तो क्या, मेरे खुद के परिवार ने मेरी दर्द मेरी तड़प को नहीं समझा तो सिर्फ विशाखा के दर्द को समझा, तो सिर्फ विशाखा के आंसुओं को। ये सब बोलते हुए ही अंजलि के हाथ बार बार अपने पेट पर जा रहे थे और उसकी आंखों के सामने वह पल आ रहे थे जब डॉक्टर ने उसे अल्ट्रासाउंड में उसके 2 बच्चे दिखाए थे जो मासूम से उसकी कोख में पल रहे थे और उनके दिल की धड़कन सुनकर अंजलि को सुकून मिल रहा था। यही सब याद कर अंजलि की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं और दूसरे ही पल जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। जैसे ही अंजलि अपनी आंखें खोलता है अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, जिस दर्द को मैं सह है ना मेरी कोख में मैंने मेरे बच्चों को तड़पते हुए महसूस किया है, ना उससे कहीं ज्यादा दर्द अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारी उसे माँ को ना दिया ना तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। मुझे भी अपने उन मासूम बच्चों की कसम है जिसे जिसे तुम लोगों ने मेरी कोख में जिंदा जलाया है। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखों में दर्द, तकलीफ और बदले की ऐसी आग थी जिसे अब कोई भी चाह कर बुझा नहीं सकता था। अंजलि अभी अपने दर्द को फिर से जी ही रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है तो सामने ममता जी खान की प्लेट लेकर आंखों में नमी लिए अंजलि के कमरे में दाखिल होती है। तो उनका ध्यान जब अंजलि पर जाता है तो उनके हाथ कांपने लगा जाते हैं और दिल में तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि अंजलि हर रोज रात को इसी तरह तड़पती थी, लेकिन उसकी तड़प को समझने वाला कोई नहीं था सिर्फ शिवम और ममता जी के अलावा। और इसी दर्द को हर रोज अंजलि जीती थी और हर रोज अपने बच्चों को याद कर बंद कमरों में तड़प तड़प कर अपने बच्चों को महसूस कर हर पल मरती थी। लेकिन ममता जी अभी यह नहीं जानती थी कि अंजलि के अंदर क्या दर्द है, क्योंकि अंजलि अपनी इस मन को दर्द नहीं देना चाहती थी और यह बात शिवम अच्छे से जानता था। अंजलि का ध्यान जब सामने ममता जी पर जाता है तो अंजलि खुद को शांत कर लेती है और ऐसी दिखती है कि जैसे उसे अब किसी से कोई मतलब ही ना हो। अंजलि को इस तरह एक ही पल में जिंदा लाश की तरह देखकर ममता जी अंजलि की तरफ बढ़ जाती है और खाने की प्लेट अपने हाथ में लिए अंजलि के पास बेड पर बैठते हुए बोलती है, अंजलि बेटा कुछ खा ले, देख तूने खाना नहीं खाया, क्या टाइम हो गया है। ममता जी की बात सुनकर अंजलि एक नज़र खान की प्लेट में देखती है और फिर एक नज़र ममता जी के चेहरे की तरफ देखती है तो उसके दिल में एक दर्द उठाता है और उसे दर्द को महसूस कर अंजलि बिना कुछ बोले अपना मुंह खोल देती है। अंजलि को मुंह खोलते देख ममता जी फटाफट अंजलि के मुंह में दाल सब्जी के साथ एक रोटी खाने वाला तोड़कर डाल देती है। अंजलि के मुंह में जैसे ही अनाज का निवाला जाता है तो अंजलि बिना कुछ बोले उसे खाने को खाना शुरू कर देती है। इसी तरह ममता जी कुछ ही मिनट में अंजलि को खाना खिला देती है और उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगाकर बोलती है, बेटा आखिर क्यों तू ऐसी बन गई है, एक बार तो बता इस माँ को कि आखिर क्या दर्द है तेरे सीने में। माता जी की बात सुनकर अंजलि कसकर अपनी आंखें बंद करती है और अपने मन में बोलती है, नहीं माँ मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि जिस दर्द को मैं जी रही हूँ, पल पल झेल रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, उसी दर्द को मैं आपको नहीं दे सकती माँ, लेकिन जिस दिन समय आएगा मैं आपको खुद सब सच बताऊंगी, यह मेरा आपसे वादा है। ये सब मन में ही बोलते हुए अंजलि ममता जी से दूर होती है और अपनी ठंडी आवाज में बोलते हैं, आप जाए माँ सो जाए, समय आने पर मैं आपको खुद बता दूंगी। इतना बोल अंजलि ममता जी से दूर होकर बेड पर लेट जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। चैप्टर 13। जितनी भी मीटिंग्स है आज ही क्लियर कर लो, क्योंकि रात को हमें इंडिया जाना है। दिल्ली। अंजलि का विला। अंजलि का कमरा। अंजलि की बात सुनकर ममता जी खान की प्लेट को उठती है और एक नज़र अंजलि को देखकर अपने दिल में अपनी बच्ची के दर्द को महसूस कर ममता जी अंजलि के कमरे से चली जाती है और जाने से पहले सारी लाइट ऑफ कर देती है और कमरे से बाहर कदम रखते ही अंजलि के कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर देती है। इधर जैसे ही अंजलि को ममता जी के कमरे से जाने का एहसास होता है तो वो फिर से अपने दिल में दर्द लिए खुद के ही पेट को कसकर पकड़कर इकट्ठी होकर बिस्तर पर आंखें बंद कर सो जाती है। इधर अंजलि के कमरे से बाहर निकलते ही ममता जी की आंखों से आंसू उनके गालों पर आ जाते हैं और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। ममता जी कमरे में जा ही रही थी कि तभी एक सर्वेंट को अपने हाथ में पड़ी हुई प्लेट भी दे देती है और उसे बोलता है कि अब अंजलि को कोई परेशान मत करना। इतना बोल ममता जी उसे नौकर की बात सुने बिना ही अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाते ही वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अपने कमरे में बने कृष्ण जी के मंदिर के सामने आकर गुस्से में बोलती है, आखिर कब तक मेरी बच्ची को इस तरह दर्द देगा तू? क्या तू पत्थर की मूर्ति में रहकर पत्थर बन गया है? क्या तुझे उसे मासूम का दर्द नजर नहीं आता? अरे मैं तो उसे जन्म नहीं दिया तो भी मेरी छाती फटती है उसे पाल पाल दर्द में महसूस कर। आखिर क्यों भगवान, क्यों? जो लोग तन मन से तुझे मानते हैं उसे ही तू क्यों दर्द देता है? आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने किसी का जो तुझे भी उसे पर दया नहीं आ रही? यह सब बोलते हुए ममता जी की आंखें गुस्से से लाल थी और वह अपनी सारी भड़ास अपने भगवान पर निकल रही।
थी। मित्तल विला के लिविंग हॉल में पूरा मित्तल परिवार बैठा था और नरेंद्र मित्तल की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। निर्मला मित्तल भी चिंता में अपने परिवार में ही बैठी हुई थी और अपनी बेटी की तरफ देखकर बोलती है, प्रीति बेटा चिंता मत कर, तेरे दोस्त फिर से तेरी इज्जत करने लग जाएंगे, 4 टुकड़े फेंक और यही दोस्त तेरे आगे पीछे घूमेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर प्रीति गुस्से में बोलती है, लेकिन माँ आज जो भेजती मैंने अपने दोस्तों से करवाई है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। को पता है उन वीडियो को देखकर मेरी सारी दोस्त मुझ पर हंस रही थी और मुझे चिढ़ा कर बोल रही थी कि यही तुम्हारा परिवार है। तुम तो अपने भाई की बहुत तारीफ करती थी ना, देखो तुम्हारा भाई सरेआम कॉल गर्ल के साथ अपना टाइम बीतता है और ये तुम्हारी भाभी तो उससे भी गई गुजरी है, और कैसा खानदान है तुम्हारा। ये सब बोलते हुए माँ उन लोगों की आंखों में मेरे लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। प्रीति की बात सुनकर निर्मला जी प्रीति को गले लगा लेती है और उसे शांत करते हुए बोलती है, बेटा तो चिंता मत कर, तेरी ये दोस्त तेरे आगे पीछे ऐसे घूमेंगे जैसे शहर के पीछे मधुमक्खी घूमती है, तो चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसा आइडिया बताऊंगी कि यही तेरे दोस्त तेरे आगे पीछे घूमेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर हल्की सी तसल्ली और राहत नजर आती है और वह अपने पापा और मम्मी को गुड नाइट बोलकर एक नज़र धीरज को देखकर उदासी से ही गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर प्रीति के जाते ही नरेंद्र मित्तल अपनी ठंडी आवाज में धीरज से बोलते हैं, मेरे सारे बने बने प्लान पर आज पानी फिर गया। कहाँ मैंने सोचा था कि आज दीपक राठौर, विशाखा और तुझे अंजलि के वह शेयर भी दे देंगे जिन शेयर से हम लाखों करोड़ों के मालिक बन सकते थे। कितना प्लान बनाया था मैंने तुम्हारी इस एंगेजमेंट के जरिए बिजनेस वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने का और अपने कदम जमाने का। और तुम्हें ध्यान है कि वह क्वीन एम्पायर की ऑनर भी तुम लोगों की वीडियो देखकर कहाँ गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ये था कि क्वीन ब्रांड की ऑनर से अपने अच्छे रिलेशन बनाकर मैं करोड़ कमाऊंगा और बहुत जल्द बिजनेस वर्ल्ड में मैं अपनी एक अलग पहचान बना लूंगा, लेकिन धीरज तुम्हारी एक गलती ने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। ये सब बोलते हुए नरेंद्र मित्तल की आंखें गुस्से से लाल थी। धीरज अपने पापा की बात सुनकर अपने पापा से बोलता है, पापा मैं खुद नहीं जानता कि वह वीडियो कैसे वायरल हो गई, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि यह मेरी बैचलर पार्टी थी जहां मैं एक दिन पहले ही गया था। मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिसने इतनी सीक्रेट वीडियो दुनिया के सामने ला दी, और यह वीडियो बनाई किसने, आखिर कौन है वह शख्स जो मुझे बर्बाद करने के पीछे लग गया है। ये सब बोलते हुए धीरज के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। धीरज की बात को सुनते ही नरेंद्र जी भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो दुश्मन है किसका, धीरज मित्तल का या फिर दीपक राठौर का, जिसने एक ही झटके में दोनों परिवारों की बनी बनाए इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। यही सब सोचते हुए नरेंद्र मित्तल धीरज से बोलते हैं, तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ कि तेरी जवानी का खून है और जवानी के खून में अक्सर उबाल आता ही रहता है, लेकिन बेटा इस चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो काम तुम कर रहे हो उसी काम की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जितने बिजनेस वर्ल्ड में हमारे दोस्त हैं उतने ही हमारे दुश्मन भी होते हैं। लेकिन अब मुझे चिंता इस चीज़ की है कि मैं दीपक को कैसे सेट करूं, कैसे तुम्हारी और विशाखा की सगाई जल्दी से करवाओ और करोड़ों की वह प्रॉपर्टी जो अंजलि की है वह तुम दोनों के नाम करवाना, क्योंकि एक बार अंजलि के शेयर विशाखा और तुम्हारा नाम हो गए तो मैं उन शेयर से पता नहीं कितने करोड़ रुपए का फायदा कमा सकता हूँ। ये सब बोलते हुए नरेंद्र मित्तल की आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। इधर नरेंद्र मित्तल की बात सुनकर उर्मिला मित्तल थोड़ी गुस्से में बोलती है, वह तो ठीक है लेकिन आपने उसे विशाखा की हरकत देखी है, सगाई हमारे बेटे से हो रही है और मुंह काला कहीं और करवाती फिर रही है। उसकी वह हरकत और वह वीडियो देखकर मेरा तो खून ही खोल गया था, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि अगर मैंने गुस्से में काम लिया तो हमारा ही नुकसान होगा। सब बोलते हुए उर्मिला मित्तल की आंखों में अब विशाखा के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इधर अपनी पत्नी की बात सुनकर नरेंद्र मित्तल ठंडा हमसे अपनी पत्नी से बोलते हैं, चिंता मत करो, एक बार उसे विशाखा को इस घर में बहू बनकर आने दो, उसके बाद उसे हमारे घर के तौर तरीके अच्छे से सिखा देंगे। ये सब बोलते हुए नरेंद्र मित्तल के चेहरे पर विशाखा के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। विशाखा का जिक्र होते ही धीरज को भी याद आता है कि विशाखा ने क्या हरकत की थी, और उसकी वीडियो को याद कर धीरज का गुस्सा भी विशाखा के लिए बढ़ जाता है और वह गुस्से में बोलता है, पापा उसे तो मैं ऐसा शब्द दिखाऊंगा ना कि वह जिंदगी में क्लब तो क्या क्लब के नाम से ही डर कर कंपनी लग जाएगी। यह सब बोलते हुए धीरज की आंखों में भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। धीरज गुस्से में ही अपने पापा की तरफ देखकर बोलता है, लेकिन पापा अभी भी मुझे उसे उसकी इस गलती की सजा तो देनी है। मैं तो लड़का हूँ, मैं तो आगे भी इसी तरह अय्याशी करूँगा और इसी तरह अपनी जिंदगी जीऊँगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मेरे घर की इज्जत बनाकर मेरे ही घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगी और मैं देखता रहूँगा। ये सब बोलते हुए धीरज के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। धीरज का गुस्सा देखा नरेंद्र जी धीरज की तरफ देखकर बोलते हैं, शांत रहे बेटा, अभी तुझे विशाखा को प्यार से हैंडल करना होगा, क्योंकि तू अच्छे से जानता है
कि तेरा एक गलत कदम मेरे किए किराए पर पानी फेर देगा। अपने पापा की बात सुनकर धीरज कसकर मुठिया बंद कर लेता है और बोलता है, लेकिन पापा मैं विशाखा को प्यार करता हूँ, ये बात आप अच्छे से जानते हैं और मैं अपने प्यार को किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। इतना बोल धीरज बिना नरेंद्र जी की बात सुन अपने कमरे में चला जाता है। इधर उर्मिला जी अपने पति की तरफ देखकर बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, इन दोनों के हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि धीरज सच में विशाखा से प्यार करता है और यह बात आप अच्छे से जानते हैं। उर्मिला की बात सुनकर नरेंद्र मित्तल हाँ में सर हिला देते हैं और वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर अपने पति को अपने कमरे में जाता देख उर्मिला भी अपनी आंखों में गुस्सा लिए खुद को शांत कर एक ठंडी आन भर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर इसी तरह सभी अपने अपने घर में सो रहे थे। किसी की नींद उड़ चुकी थी और कोई अपने दिल में दर्द लिए और हजारों जख्म लिए सो रहा था, और कोई अपनी इज्जत जो खराब हो चुकी है उसे कैसे सही करना है इसी सोच में सो रहा था। कोई अपने रिश्तों को सुझाने के लिए सो रहा था तो कोई अपने दुश्मनों को मिटाते हुए ही सो चुका था। अब इसी तरह रात बीत जाती है और आती है अगली सुबह। एशिया मालिक मेंशन अहान मलिक का कैमरा। अहान मलिक इस वक्त अपने किंग साइज बेड पर पीठ के बाल सो रहा था और उसकी पीठ पर बना हुआ ईगल का टैटू उसे अलग ही पहचान दे रहा था। अरमान की सफेद पीठ पर ब्लैक कलर का ईगल का टैटू उसे अलग ही लुक और डरावनी पहचान दे रहा था कि तभी अरमान मलिक जो गहरी नींद में सोया हुआ था उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है और वह जब घड़ी की तरफ देखा है तो सुबह के 6 बजे बज रहे थे। ये देखकर अरमान मलिक फटाफट अपने बेड से उठता है और अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। 25 मिनट बाद अरमान वॉशरूम से बाहर आता है। वॉशरूम से बाहर आते ही अहान मलिक अपने पर्सनल जिम में चला जाता है जहां वह रोज 2 घंटे जिम करता था। इधर अहान मलिक के जिम में जाते ही 2 घंटे बाद आहवान जिम का वर्कआउट करके वापस अपने रूम में आता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। बाथरूम से 15 मिनट बाद बाहर आता है और इस वक्त अहान की कमर पर एक व्हाइट टॉवल बंधा हुआ था और उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें साफ नजर आ रही थी। इस वक्त अहान की बॉडी किसी भी बॉडी बिल्डर और किसी सुपर मॉडल से काम नहीं लग रही थी। अहान का गोरा चेहरा, हल्की सी बैड नीली गहरी आंखें किसी के भी दिल को धड़कने के लिए काफी थी। आहवान सीधा अपने वॉशरूम से निकलता है और क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। 10 मिनट बाद आहवान क्लोजेट रूम से बाहर आता है तो उसने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था और नीचे ब्लैक शूज, हाथों में ब्रांडेड वॉच और जल्द से सेट किए हुए बाल और आंखों पर लाखों के गॉगल्स लगाए हुए थे। हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने आहवान जब अपनी घड़ी की तरफ नजर घूमता है तो सुबह के 7:30 बज चुके थे। घड़ी पर 7:30 देखकर आहवान अपने रूम निकालकर अपनी लिफ्ट की तरफ जाता है। लिफ्ट में जाते ही वहां नीचे लिविंग हॉल ग्राउंड फ्लो का बटन प्रेस करता है। कुछ ही मिनट में अहान की लिस्ट नीचे लिविंग हॉल में आकर रुकती है तो सभी लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और सभी लोग डर से कांपने लगते हैं और मन में दुआ करते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, वरना ये डेविल पता नहीं किस बात पर उनकी जान ले ले। यही सब सोते हुए ही सभी लोग अपने काम में पूरा ध्यान लगाकर काम कर रहे थे और दूसरी तरफ आहवान जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलता है तो सीधा लिविंग हॉल से होते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इधर अहान के डाइनिंग टेबल पर बैठते ही रॉबिन भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और रॉबिन के बैठते ही अहान की ठंडी आवाज रॉबिन के कानों में पड़ती है, जितनी भी मीटिंग्स है आज की डेट में ही क्लियर कर लो क्योंकि रात को ही हमें इंडिया के लिए रवाना होना है। आहवान की बात सुनकर रॉबिन गुड मॉर्निंग बोलकर यस बॉस बोलता है और अपना ध्यान ब्रेकफास्ट पर लगता है, जहाँ शेफ सबसे पहले आगे आकर अहान की प्लेट में उसका ब्रेकफास्ट लगते हैं और उसके बाद रॉबिन की प्लेट में, और इसी तरह कुछ ही देर में दोनों का लंच भी उनकी प्लेट में लग जाता है और दोनों खाना भी शुरू कर देते हैं। चैप्टर 14 अहान का डेविल रूप और अंजलि का नया प्लान। अब तक एशिया मालिक मेंशन अहान मलिक इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और उनके साथ बैठा हुआ था रॉबिन। कुछ ही मिनट में अहान और रॉबिन अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और एक साथ लिविंग हॉल के सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर अहान के सोफे पर बैठते ही रॉबिन लैपटॉप ऑन कर अहान की तरफ उसे लैपटॉप को कर देता है और सर झुकाकर दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। रॉबिन की यह हरकत देखकर अहान एक नज़र उसे लैपटॉप में देखकर टेढ़ा मुस्कुराता है और इस वक्त उसकी मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी बल्कि एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी की बर्बादी का ऐलान कर रही थी। इधर अहान लैपटॉप पर चल रही वीडियो को देखकर रॉबिन से बोलता है, गाड़ी निकलवाओ। आहवान के इतना बोलते ही रॉबिन सोफे से खड़ा होता है और हाँ मैसेज हिलाकर विला से बाहर की तरफ निकल जाता है। इधर रॉबिन जैसे ही विल से बाहर निकलता है तो अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, ड्राइवर गाड़ी रेडी करो। रॉबिन की इतनी ठंडी आवाज सुनकर सभी ड्राइवर फटाफट जो एक लाइन में खड़े थे वह अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं और सभी बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कुछ ही देर में आहवान दी किंग ऑफ एशिया और किंग ऑफ माफिया अपनी रोजगार पर्सनैलिटी और ठंडा ऑरा के साथ अपनी जेब में हाथ डाले हुए और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए हुए स्टाइल से अपने विला से जैसे ही कम बाहर रखना है तो उसके सामने एक ही लाइन में गाड़ियां जाकर लग जाती है। उन गाड़ियों को देखकर अहान का एक खास बॉडीगार्ड जाकर फटाफट अहान की फेवरेट कार का दरवाजा ओपन करता है।
तो महान एक मिनट गवाए बिन ही उसे कर की बैक सीट पर बैठ जाता है। आह्वान के बैठते ही रॉबिन भी इस कर की ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। इन दोनों के बैठते ही ड्राइवर को रॉबिन अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। इधर इस गाड़ी की स्टार्ट होते ही सभी गाड़ियां एक साथ स्टार्ट होती है और आह्वान की कार को चारों तरफ से वह गाड़ियां कवर कर आह्वान के विला से बाहर की तरफ निकल पड़ती है। इधर आह्वान की गाड़ियां एशिया की सड़कों पर चल रही थी और उनकी गाड़ियों को देखकर आसपास के जितने भी लोग थे वह अपना सर झुका लेते थे या तो डर कर साइड हट जाते थे, क्योंकि आह्वान की गाड़ियों को जो भी कोई रोड पर देख लेता था तो समझ जाता था कि एशिया का किंग अपने घर से निकल चुका है। इसीलिए सभी लोग एक नज़र उठाकर ही पहचान जाते थे कि यह आह्वान मालिक की गाड़ियां हैं। इसी तरह कुछ ही समय में आह्वान की गाड़ियां जहां जहां से गुजर रही थी वहां से लोग अपने आप ही अपना सिर झुकाकर साइड हट रहे थे और कुछ लोगों की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद आह्वान की गाड़ियां एक बहुत घर के आगे आकर रुकती है और उन गाड़ियों को रुकता देख उसे घर को प्रोटेक्ट कर रहे बॉडीगार्ड जैसे ही उन गाड़ियों को देखते हैं तो भागकर एक गार्ड उसे घर में जाता है और सिखाते हुए बोलता है सब बाहर, आह्वान मलिक की गाड़ियां आई है। जैसे ही लिविंग हॉल में उसे घर में बैठा आदमी यह सुनता है तो उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लग जाता है और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता या कर पाता तभी धड़ाम से बाहर से गोलियां चलने की और तोड़फोड़ की आवाज सबको सुनाई देने लगती है। इधर घर के अंदर लिविंग हॉल में खड़ा हुआ शख्स जब बाहर से इतनी तोड़फोड़ और इतना कुछ सुनता है तो डरकर वह भागकर लिविंग हॉल से सीढ़ियों की तरफ जाने ही लगता है कि तभी चारों तरफ से बॉडीगार्ड जाकर उसे आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे आदमी के चेहरे पर 4-5 मुक्के जड़ देते हैं। इधर आह्वान किसी राजा की तरह चलता हुआ उसे घर के अंदर दाखिल होता है और इस लिविंग हॉल में किंग साइड सोफे पर जाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सिगरेट के कश लेते हुए दोनों हाथ उसे सोफे के बैक साइड रखकर अपनी ठंडी आवाज में उसे आदमी की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ डिसूजा, कहाँ भाग रहा है? मौत से भी क्या कोई बच पाया है जो तू बच पाएगा? आह्वान मलिक की इतनी ठंडी आवाज सुनकर डिसूजा, जी हाँ, ये कोई और नहीं डिसूजा था जो आह्वान की कंपनी के साथ डील करना चाहता था और जब आह्वान की कंपनी से वह डील नहीं कर पाया तो उसने आह्वान की कंपनी में एक आदमी को खरीद लिया और आह्वान की कुछ सीक्रेट आह्वान की कंपनी से चुराने के लिए उसे राजी कर लिया। और वही वीडियो थी जिसमें डिसूजा आह्वान की कंपनी में काम कर रहे वर्कर को पैसे दे रहा था और डरा धमका भी रहा था। जिस वीडियो को देखकर आह्वान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी और वह आ गया था अपने दुश्मन के घर उसे उसकी औकात दिखाने। जैसे ही वह शख्स आह्वान मलिक की इतनी ठंडी आवाज सुनता है तो डरकर कांपने लगता है और कहते हुए बोलता है, मैंने क्या किया है मिस्टर मलिक? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मैं आपका कोई दिल दुखाया हो या आपकी कोई इंसल्ट की हो। जैसे ही डिसूजा अपनी बात खत्म करता है तो आह्वान के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ जाती है और वह रॉबिन से आंखों से ही कुछ इशारा करता है तो रॉबिन इस लिविंग हॉल में लगी हुई एलईडी पर एक पेन ड्राइव लगता है और डिसूजा को अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, ये देख तेरी गलती। जैसे ही डिसूजा की नज़र एलईडी पर पड़ती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि तभी डिसूजा घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर बोलता है, मिस्टर मलिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में ही यह गलती कर दी। आह्वान जैसे ही डिसूजा की बात सुनता है तो जोर जोर से हंसाता है और हंसते हुए बोलता है, आह्वान मालिक कभी किसी की गलती माफ़ नहीं करता और अगर कोई मेरे घर में घुसकर मुझ पर वार करे तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब बोलते हुए आह्वान जोर जोर से हंसाता है कि तभी आह्वान की हंसी एकदम से बंद हो जाती है और वह डिसूजा की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोलता है, तुझे क्या लगा तुझे अकेले को सजा मिलेगी? अभी तो उसे भी सजा देनी है जो मेरी कंपनी में काम कर तेरे काम को करने को तैयार हो गया था। हमने अभी अपनी बात ही खत्म की थी कि तभी उसे कंपनी में काम कर रहे इस आदमी को 4 बॉडीगार्ड पड़ते हुए बालों से खींचते हुए आह्वान के कदमों में गिरा देते है और जैसे ही डिसूजा की नज़र उसे आदमी पर भी पड़ती है तो उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती है कि तभी जिस शख्स को वहां के कदमों पर उसके आदमियों ने गिरा था वह शख्स भी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। वह आदमी अभी इतना बोला ही था कि आह्वान अपनी पीठ से एक खंजर निकलता है और उसे आदमी के बालों को पकड़कर खींचते हुए उसकी गर्दन एक ही झटके में उसके धड़ से अलग कर देता है। यह नज़ारा देखकर तो डिसूजा के शरीर से जान ही निकल जाती है और आसपास के जितने भी बॉडीगार्ड थे वह अपना सर नीचे झुका लेते हैं क्योंकि आह्वान को वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो उसकी तरफ आंख उठाकर देखे थे। इसीलिए जब आह्वान ने अपना तीखा खंजर अपनी कमर से निकाला और उसे आदमी की गर्दन को एक ही झटके में अलग कर दिया तो उसके आदमियों ने अपना सर इस वक्त झुका लिया था अपने सामने। डिसूजा जैसे ही यह नज़ारा देखा है तो दोनों हाथ जोड़ लेता है
और रोते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर मलिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, कंपनी, प्रॉपर्टी, सब कुछ, लेकिन मुझे मत मारिए। डिसूज़ा अभी इतना बोल ही रहा था कि तभी आह्वान रॉबिन को कुछ इशारा करता है, तो आह्वान का इशारा समझकर रॉबिन दो बॉडीगार्ड को डिसूज़ा को खींचते हुए आह्वान के सामने लेकर आते हैं। जैसे ही वह बॉडीगार्ड आह्वान के सामने डिसूज़ा को खींचते हुए लेकर आते हैं तो आह्वान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और डिसूज़ा के आसपास घूमकर अपनी सिगरेट के कष्ट को लेते हुए रॉबिन से बोलता है, रॉबिन मेरा फेवरेट काम क्या है। रॉबिन जैसे ही आह्वान की बात सुनता है तो एक गार्ड को कुछ इशारा करता है, तो वह गार्ड भागकर पेट्रोल का गैलन लेकर आता है और डिसूज़ा के ऊपर उसे गैलन को चीर देता है। डिसूज़ा जैसे ही खुद के ऊपर पेट्रोल की स्मेल महसूस करता है तो आह्वान के कदमों में गिर जाता है और उसके पैर पड़कर बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर मलिक, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए। डिसूज़ा को इस तरह अपने पैरों में गिड़गिड़ाता देख आह्वान पर कोई असर नहीं होता और वह डिसूज़ा को एक लात मारकर खुद से दूर करता है और बोलता है, तेरी औकात नहीं कि तू आह्वान मलिक के कदमों को भी छू सके। इतना बोलकर आह्वान दूर खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से फिर से एक सिगरेट निकलता है और अपने हाथ में पड़े हुए लाइटर से उसे सिगरेट को जलाते हुए जोर जोर से हंसाता है और उसे सिगरेट का कश लेते हुए ही उसे जलते हुए लाइटर को डिसूज़ा के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक ही पल में डिसूज़ा की चीज सबको सुनाई देती है और डिसूज़ा आंख से जलता हुआ कभी इधर भाग रहा था तो कभी उधर, लेकिन डिसूज़ा को बचाने वाला कोई नहीं था। डिसूज़ा के विला में इस वक्त पूजा अकेला था और की चीज सुनने वाले उसके नौकर दूर से ही डरकर एक जगह पर इकट्ठे होकर घुटनों के बल बैठे हुए थे। डिसूज़ा दर्द से तड़प रहा था। इधर और जलती हुई लपटें जहां जहां पर डिसूज़ा के शरीर से निकल रही थी वहां वहां पर उसके विला में आग लग रही थी। इसी तरह पूरे विल को आज की लपटों में गिरता हुआ देखकर आह्वान अपनी जगह से खड़ा होता है और रॉबिन की तरफ इशारा कर इस विला से बाहर निकल जाता है। इसी तरह रॉबिन के बाहर निकलते ही आह्वान की सारी गाड़ियां एक साथ उसे विला से बाहर निकल जाती है और छोड़ जाती है डिसूज़ा के खूबसूरत जलते हुए विल को राख में बदलने के लिए। इधर आह्वान की गाड़ियां डिसूज़ा के विला से निकल जाती है। इधर आह्वान की गाड़ियों के निकलते ही डिसूज़ा का पूरा विला आग की लपटों में आ जाता है और देखते ही देखते पूरे विला में आग लग जाती है। इधर आह्वान अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके हाथ में उसका लैपटॉप था जिस पर उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी। इधर आह्वान ऐसे काम कर रहा था कि जैसे उसने अभी कुछ देर पहले कुछ किया ही ना हो और रॉबिन भी गाड़ी में ऐसे बैठा था कि जैसे उन लोगों ने अभी कुछ भी ना किया हो और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने घर से निकाल कर बिजनेस के लिए अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हो। इधर आह्वान लैपटॉप पर अपने हाथ चलते हुए ही बोलता है, कितनी मीटिंग है आज। जैसे ही आह्वान की आवाज़ रॉबिन के कानों में पड़ती है तो वह बोलता है, फिलहाल बस 2 मीटिंग है। रॉबिन की बात सुनकर आह्वान ओके बोलता है और अपने हाथ फटाफट लैपटॉप पर चलने शुरू कर देता है। इंडिया, दिल्ली, क्वीन मैंशन। अंजलि इस वक्त अपने कमरे में सो रही थी कि तभी खिड़की से आ रही हल्की हल्की सूरज की रोशनी से अंजलि की नींद खुलती है और उसका ध्यान खिड़की से आ रही सूरज की करने पर जाता है और उन करने को देखते हुए ही अंजलि धीरे धीरे अपने बेड से उठती है और उसका ध्यान सामने घड़ी पर जाता है। तो अंजलि एक लंबी सांस भरते हुए अपने बिस्तर से खड़ी होती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में अंजलि वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी बॉडी पर एक व्हाइट कलर का टॉवल बना हुआ था और वह सीधा वॉशरूम से निकलकर अपने क्लोजेट रूम में चली जाती है। कुछ ही देर में अंजलि एक बिजनेस सूट पहनकर बाहर आती है और इस वक्त अंजलि का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, ना ही तो उसे पर कोई भाव दे, ना ही कोई दर्द, ना ही कोई खुशी, ना ही कोई गम। अंजलि इसी तरह अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने फ्लोर से चलते हुए नीचे सीढ़ियों से होते हुए नीचे लिविंग हॉल में जाती है और अपने किंग साइड सोफे पर जाकर बैठ जाती है। इधर अंजलि जैसे ही सोफे पर बैठी है कि तभी एक नौकर जाकर फटाफट न्यूज़पेपर और मैगजीन टेबल पर रख देता है और गुड मॉर्निंग विश करके दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। अंजलि उसे नौकर को देखे बिना ही अपने टेबल से न्यूज़पेपर उठाती है तो उसे पर सबसे पहले फ्रंट पेज पर मित्तल परिवार और राठौर परिवार की पिक्चर थी और उसे पिक्चर में विशाखा और धीरज के साथ साथ पूरा परिवार नजर आ रहा था और साथ में ही बड़ी हेडलाइन में उसे परिवार की तारीफ बड़े अच्छे शब्दों में लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर अंजलि के चेहरे पर सुबह सुबह ही छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इधर अंजलि जैसे ही न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ती है तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है क्योंकि उसे न्यूज़पेपर पर लिखा हुआ था, यह है दिल्ली के जाने माने 2 परिवार जो दूसरों को तो इज्जतदार बनाकर दिखाते हैं लेकिन हकीकत में उनके खुद के बच्चे इतने गिरे हुए हैं कि हम आपको क्या बताएं। इन दोनों परिवारों के बच्चे ही बाहर अय्याशी करते हैं, ऐसी परवरिश दी है इन दोनों परिवारों ने अपने बच्चों को। ये सब बोलते हुए उसे हेडलाइन में पूरे परिवार का नाम और उसे होटल का नाम भी दिया हुआ था जिसमें विशाखा और धीरज की सगाई रखी गई थी। इस
हेडलाइन को पढ़ते ही अंजलि न्यूज़पेपर को साइड में रखती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही मिनट में जैसे ही अंजलि आंखें खोलता है तो उसकी आंखें एकदम लाल होती है और अंजलि की आंखें खोलते ही सामने ही उसे शिवम नजर आता है। शिवम की तरफ देखकर अंजलि कुछ बोलती कि उससे पहले ही शिवम गुड मॉर्निंग मैडम बोलते हैं और अपना सर झुका लेता है। शिवम का गुड मॉर्निंग सुनकर अंजलि आंखों से उसे इशारा करती है कि तभी अंजलि का इशारा समझकर शिवम साइड वाले सोफे पर बैठ जाता है। इधर शिवम के बैठते ही अंजलि अपने पैर पर दूसरा पैर रखकर बोलती है, शिखा जैन से बात हुई? अंजलि की बात सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए बोलता है, यस मैडम, वह हमारी बात मानने के लिए रेडी हो गई है और जैसा आप चाहती हैं वह वैसा ही करेगी। जैसे ही अंजलि शिवम की बात सुनती है तो शिवम से बोलता है, उसे बोल कि अपनी जुबान को बंद ना करे, मीडिया के सामने जाकर जो मैं तुम्हें लिख कर दूंगी उसे वही सब बोलना है और कुछ वीडियो है जो खुद शिखा जैन मीडिया वालों को देगी। जैसे ही शिवम अंजलि की बात सुनता है तो बोलता है, जी मैडम, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, लेकिन शिखा जान एक बार आपसे मिलना चाहती है। अंजलि जैसे ही शिवम की बात सुनती है तो अपने ठंडी आवाज में बोलती है, बिल्कुल नहीं, उसे बोल दो कि वह अपने काम से कम रखे, जब मिलना होगा तो मैं खुद उसे मिलेगी। अंजलि की बात सुनकर शिवम यश मैडम बोलते हैं और अंजलि के बताए हुए काम में लग जाता है। इधर ममता जी अपने हाथ में आरती की थाल लिए हुए नीचे लिविंग हॉल में आती है तो उन्हें सामने अंजलि नजर आती है। अंजलि को देखते ही ममता जी के दिल में सुकून उतर जाता है और वह खुशी से सीढ़ियों से उतरती हुई जलती हुई ज्योत की थाली को अंजलि के सामने लेकर आती है और अपने हाथों से ही अंजलि के सिर पर उसे आरती को करते हुए उसके सर पर हाथ रख देती है और इसी तरह वह शिवम के सर पर भी हाथ रख देती है। लेकिन जैसे ही अंजलि को ममता जी प्रसाद देने लगती है तो अंजलि अपनी लाल आंखों से ममता जी की तरफ देखती है तो ममता जी वापस हाथ में आया प्रसाद पीछे खींच लेती है और शिवम की तरफ उसे प्रसाद को कर देती है। शिवम ममता जी की तरफ देखकर आंखों से उन्हें शांत रहने का इशारा करता है और ममता जी से प्रसाद ले लेता है। इधर ममता जी अपने दिल में फिर से दर्द लिए पूजा की थाली को वापस मंदिर घर की तरफ ले जाती है। इधर अपनी मां को जाता हुआ देखकर अंजलि मन में बोलती है, नहीं मन, जिस दिन मैंने अपने बच्चों के गुनहगारों को और अपने कातिलों को सजा दे दी उसी दिन में भगवान की थाली पर अपने कदम रखेगी, तब तक ना ही तो मेरे लिए कोई भगवान है और ना ही कोई अपना, बस मेरी जिंदगी में दो ही इंसान मेरे अपने हैं और दोनों ही मेरे सामने हैं। अगर भगवान होता ना मन तो मेरी कोख में मेरे जिंदा बच्चे कभी ना जलते, अगर भगवान होता ना तो मुझे उन गुनाहों की सजा ना मिलती जो मैंने कभी नहीं की थी। यह सब बोलते हुए ममता जी की जाती हुई पीठ को देखते हुए ही अंजलि ही दिल में हजारों मौत मार रही थी और पाल पाल उसे अपने मासूम बच्चों की धड़कनें सुनाई देती थी, जिन धड़कनों को उसने पहली बार सुना था। यही सब महसूस कर अंजलि जब फिर से अपनी आंखें बंद करके खोलती है तो उसकी आंखें खून की तरह लाल होती है। इधर अंजलि के पाल पाल भाव को बदलते देखा शिवम मन में बोलता है, पता नहीं इस बेजान दिल को कौन धड़काएगा, पता नहीं इस दर्द भरे दिल में कौन सा कौन लेकर आएगा, लेकिन कहते हैं ना भगवान आपके घर देर है अंधेर नहीं, इसी तरह मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कोई ऐसा इंसान अंजलि दीदी की जिंदगी में ले लिए जो अंजलि दीदी की जिंदगी से दर्द को कम कर दे। यही सब बोलते हुए शिवम की आंखों से कुछ आंसू उसकी आंखों पर आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि अंजलि उन आंसुओं को देख शिवम एक ही झटके में उन आंसुओं को साफ कर लेता है। लेकिन अंजलि से कहाँ कुछ छुपाने वाला था, उसने ममता जी का दर्द भी देख लिया था और शिवम के आंसू भी। शिवम को आंसू साफ करता देख अंजलि अपनी ठंडी आवाज में बोलते हैं, आंसू बहाना बंद करो शिवम, मैंने तुम्हें छोटा भाई माना है इसीलिए आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख लिए, दोबारा ना देखूं। अंजलि की बात सुनकर शिवम अपनी भारी आवाज में बोलता है, आप क्यों नहीं बता देती ममता माँ को सच। शिवम जैसे ही यह बोलता है अंजलि अपनी आंखें शिवम की तरफ करती है और अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, भूल कर भी नहीं शिवम, जो सच तुम्हें पता है अगर तुम्हारे मुंह से वह निकला तो याद रखना उसे दिन तुम्हारी ये दीदी तुम्हारे लिए मर गई। जैसे ही शिवम अंजलि की बात सुनता है तो अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और दूसरे ही फल अपने दोनों कान पकड़ लेता है। शिवम की यह हरकत देखकर अंजलि खुद को नॉर्मल करती है और अपनी जगह से खड़ी होकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। इधर अंजलि की यह हरकत देखकर शिवम भी खुद के दिल में दर्द लिए जाती हुई अंजलि को देखकर खुद भी सोफे से खड़ा हो जाता है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। चैप्टर 15 दिल्ली क्वीन मैंशन। अंजलि को डाइनिंग टेबल की तरफ जाता देख शिवम भी अपने दिल में दर्द लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। इधर अंजलि हेड चेयर पर आकर बैठ जाती है और अंजलि के बैठते ही ममता जी खुद आकर अंजलि की प्लेट में खाना लगती है तो अंजलि एक नज़र अपनी मां को देखकर अपनी प्लेट में लगे हुए ब्रेकफास्ट को करना शुरू कर देती है। इधर ममता जी भी प्यार से अंजलि के सर पर हाथ रखती है तो अंजलि के दिल में सुकून तो उतरता है, लेकिन उसे सुकून से उसके दिल में जो दर्द और जो तकलीफ है वह कहाँ काम होने वाली थी, क्योंकि एक माँ ने अपने दो बच्चों को महसूस कर जिंदा अपनी कोख में
जलते हुए देखा था और महसूस किया था। इसीलिए अंजलि जब अपनी माँ का स्पर्श अपने सर पर महसूस करती है तो उसे रहता तो मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो आज थी उसे वह राहत ठंडा नहीं कर पाती। इसीलिए अंजलि चुपचाप ब्रेकफास्ट करती है और कुछ ही मिनट में ब्रेकफास्ट कर वापस से डाइनिंग टेबल से उठकर अपने लिविंग हॉल के किंग साइड सोफे पर जाकर बैठ जाती है। इधर शिवम भी एक नज़र ममता आंटी को देखता है और आंखों से ही उन्हें शांत रहने का इशारा कर खुद भी डाइनिंग टेबल से थोड़ा सा नाश्ता कर अंजलि के सामने जाकर एक सोफे पर बैठ जाता है। इधर शिवम जैसे ही अंजलि के सामने सोफे पर आकर बैठता है तो अंजलि एक पैर पर दूसरा पैर रखकर शिवम की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, शिखा जैन को बोल दो कि आज शाम वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और जो सबूत मैं देने वाली हूँ उसे पब्लिकली शो कर दे, जिससे राठौर परिवार की इज्जत की धज्जियां और उड़ जाए और उनके शेयर भी शेयर मार्केट में गिरने शुरू हो जाए। अंजलि की बात सुनकर शिवम यस मैडम बोलते हैं और अपना फोन उठाकर अंजलि के सामने ही स्पीकर पर कर शिखा जैन को फोन मिला देता है। दूसरी तरफ शिखा जैन जो खुशी से अपनी कंपनी में ऑफिस में बैठी थी, वह मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े पीए से बोलतो है, पता नहीं कसूर क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने क्वीन ब्रांड की ओनर का, जो वह इन लोगों की धज्जियां उड़ाने पर लगी हुई है। लेकिन इसमें मुझे तो फायदा मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो उसे तनीषा राठौर से अपनी हर बेइज्जती का बदला लेना है, जो वह हर पार्टी फंक्शन में अपनी बेटी विशाखा की तारीफ और दूसरों की इंसल्ट करना बहुत पसंद है ना उसे। तनीषा को अब देखो मुझे अच्छा मौका मिला है, एक तो मैं अपना बदला भी ले रही हूँ और बिजनेस में प्रॉफिट भी कमा रही हूँ, और वैसे भी क्वीन ब्रांड की ओनर के साथ हाथ मिलाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। बड़े बड़े लोग उस बिजनेस करना चाहते हैं और वो मौका उसने मुझे दिया है, और मांगा क्या है, बस मुझे उसके कहे अनुसार उन दोनों परिवारों पर अटैक करना है। ये सब बोलते हुए शिखा जैन अपने सामने बैठे अपने पिया को मुस्कुराकर यह सारी बातें बता ही रही थी कि तभी उसके फोन की रिंग उसे सुनाई देती है और शिखा जैन जैसे ही अपने फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखते हैं तो अपने सामने बैठे पिए को चुप रहने का इशारा कर फोन उठाती है और अपनी मीठी आवाज में बोलती है, ये सर बोलिए कैसे याद किया आपने हमें। शिखा जैन की इतनी मीठी आवाज सुनकर शिवम एक नज़र सामने अंजलि की तरफ देखाता है तो अंजलि आंखों से ही उसे बोलने का इशारा करती है। शिवम में शिखा जैन, हमारी मैडम आपसे बिजनेस डील करने को तैयार है, लेकिन उसके बदले आपको हमारे वह सारे काम करने होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। शिखा जैन जैसे ही शिवम की बात सुनती है तो मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस आप मुझे ये बताएं कि मैं मैडम से कब मिल सकती हूँ। शिखा जैन की बात सुनकर शिवम अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, आप अभी मैडम से नहीं मिल सकती, फिलहाल मैडम आपके साथ बस बिजनेस डील कर रही है और जब उनका दिल करेगा वह आपसे मिल लेंगे। शिखा जैन जैसे ही शिवम की बात सुनती है तो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, नो प्रॉब्लम शिवम सर, आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी इंतजार रहेगा मैडम से मिलने का, लेकिन हाँ क्या मैं उनका नाम जान सकती हूँ। शिखा जैन की बात सुनकर शिवम अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, समय आने पर आप खुद उनसे मिल लीजिएगा और आप उनका नाम भी जान जाएगी, फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि वही क्वीन है। शिवम की बात सुनकर शिखा जैन मुस्कुराते हुए बोलती है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कब डील साइन करनी है आपने। शिखा जैन की बात सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए बोलता है, श्रीमती जैन आज शाम को मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, आप वहां पर आ जाएगा और वहीं पर हम आपसे मीटिंग भी कर लेंगे और जो काम आपको आगे हमारा करना है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप एक छोटा सा काम कीजिए, आपके मोबाइल पर एक वीडियो आ रही है, आप बस उसे आज शाम 4 बजे मीडिया वालों को दे दीजिएगा। जैसे ही शिखा जैन शिवम की बात सुनती है तो मुस्कुराते हुए बोलती है, नो प्रॉब्लम, मैं आपका ये छोटा सा काम कर दूंगी, बस आप जल्द से जल्द वह डील साइन कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बिजनेस में कोई बड़ा लॉस काम लो, आप समझ रहे हैं ना। शिखा जैन की मुद्दे की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है और वह आंखों से ही शिवम को हाँ का इशारा करती है तो शिवम भी मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, आज शाम को मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो वीडियो भेज रहे हैं आप उसे सेंड कर देना। शिखा जैन जैसे ही शिवम की बात सुनती है तो ओके बोल देती है और शिखा जैन के ओके बोलते ही शिवम भी कॉल कट कर देता है। शिवम कॉल कट करता है तो अंजलि शिवम को एक वीडियो सेंड करती है और बोलती है, इसे शिखा जैन को किसी और नंबर से सेंड करना। अंजलि की बात सुनकर शिवम यस बोलता है और एक फेक मोबाइल निकालता है और उसमें वैक्सीन डालकर शिखा जैन के मोबाइल पर एक वीडियो सेंड कर देता है। दूसरी तरफ शिखा जैन अननोन नंबर से आई वीडियो को जैसे ही दिखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह बोलती है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी माइंडेड माँ एंड क्वीन ब्रांड की ओनर, अच्छा मजा आएगा आप लोगों से डील करके और मजा आएगा अपने दुश्मनों की इज्जत की धज्जियां उड़ाता हुआ देखकर। यह सब बोलकर शिखा जैन जोर जोर से हंसती है और उसकी हंसी देखकर उसकी पीए भी टेढ़ा मुस्कुरा रहा होता है।
इधर शिखा जैन उसे वीडियो को मुस्कुराते हुए ही ओपन करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। शिखा जैन उसे वीडियो को देखते हुए ही हैरानी से बोलता है, ये तो ऐसी वीडियो है जिससे राठौर परिवार की इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ेगी कि वह लोग जो अपनी इज्जत का झंडा जगह जगह लहराते हैं उसमें तो आज ही लग जाएगी वह मैडम, वो पता नहीं कहाँ से निकली है आपने यह वीडियो। ये सब बोलते हुए शिखा जैन अपने सामने बैठे असिस्टेंट से बोलता है जो कि टीवी वालों को बुलाकर यह वीडियो उन्हें दे दो, और हाँ भूल कर भी क्वीन ब्रांड की ओनर और किसी का नाम अपने मुंह से मत लेना। अपनी मैडम की बात सुनकर शिखा जैन का पीए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है, ना टेंशन मैडम, इतना बोल वह शिखा जैन से मोबाइल लेता है और शिखा जैन के ऑफिस से निकल जाता है। इधर अपने का को भेजते ही शिखा जैन जोर जोर से हंसती है और बोलती है, तनीषा राठौर बहुत घमंड था ना तुम्हें और तुम्हारी यह झूठी इज्जत, झूठ तक हौसले देखो अब मैं दुनिया के सामने कैसे लेकर आता हूँ। अरे तुम तो अपनी सगी बेटी की नहीं हुई, अरे कौन सा की माँ अपनी बेटी के साथ यह सब करती है और अपनी गोद ली हुई बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखती है। अरे तुमसे तो अच्छी एक गायन है जो काम से कम 7 घरों का खून पीकर अपने बच्चों को तो पलटी है और यहाँ तुम अपनी ही बच्ची को खून बहती रही और दर्द देती रही। लानत है तुम जैसी माँ पर और तुम जैसे परिवार पर। यह सब बोलते हुए शिखा जैन की आंखों में राठौर परिवार के लिए नफरत ही नफरत नजर आ रही थी। एशिया में इस वक्त अहान मालिक अपने ऑफिस में बैठा था और उसके हाथ लैपटॉप पर चल रहे थे और साथ ही में उसके सामने एक एशिया का बिजनेसमैन बैठा था जो अहान से बोलता है, मिस्टर मलिक मुझे ये डील मंजूर है, बस आप बताइए कि कब हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। अपने सामने बैठे शख्स की बात सुनकर अहान मलिक सिर्फ एक ही बात बोलता है, फाइल सामने है साइन कर दो। जैसे ही सामने बैठा बिजनेसमैन अहान मलिक की बात सुनता है तो मुस्कुराते हुए वह फाइल उठना है जो उसके सामने टेबल पर पड़ी थी और उसे बिना पढ़े ही साइन कर देता है। इधर अहान अपने सामने बैठे बिजनेसमैन की हरकत देखकर मन ही मन डेविल स्माइल करता है और मन में ही बोलता है, अच्छा लगा तुमसे बिजनेस डील करके। इतना वह घड़ी की तरफ देखता है जहां शाम के 7 बजे रहे थे। घड़ी की तरफ देखते हुए ही अहान मालिक अपनी जगह से खड़ा होता है और उसे बिजनेसमैन की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, साइन हो जाए तो फाइल ले जाना। इतना बोल अहान अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। इधर अहान के निकलते ही इस ऑफिस में बैठा रॉबिन उसे सामने बैठे बिजनेसमैन से बोलता है, कंग्रेचुलेशन मिस्टर चौहान। जी हाँ, ये कोई और नहीं एशिया के जाने माने 10 बिजनेसमैन में से एक है, चौहान कंपनी के ओनर जो कब से अहान मलिक के साथ बिजनेस करना चाहते थे और अहान ने इस बार उन्हें मौका भी दिया। कारण ये था कि अहान मालिक कभी किसी गद्दार के साथ बिजनेस नहीं करता था और चौहान कंपनी के ओनर अपने काम में हमेशा वफादार रहते थे और कभी भी इन्होंने किसी भी काम में बेईमानी नहीं की थी। इसलिए अहान ने इनका बायोडेटा निकालकर ही इसे बिजनेस मीटिंग की थी और इस मीटिंग को सक्सेस भी कर दिया था। इधर रॉबिन की बात सुनकर मिस्टर चौहान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, थैंक यू मिस्टर रॉबिन, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। रॉबिन जैसे ही मिस्टर चौहान की बात सुनता है तो मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं मिस्टर चौहान, यह आपकी ईमानदारी का फल है क्योंकि अहान मालिक कभी भी गद्दार और धोखेबाज बिजनेसमैन के साथ बिजनेस नहीं करता। अहान का नाम सुनते ही मिस्टर चौहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह फाइल को उठाकर ऑफिस से निकल जाते हैं और एक फाइल की कॉपी रॉबिन अपने पास रख लेता है और इसी तरह ये बिजनेस डील भी हो जाती है। इधर अहान मलिक लिफ्ट के जरिए अपने प्राइवेट पार्किंग में आता है और कुछ ही मिनट में अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी कंपनी से निकल जाता है और इसी तरह अहान के साथ चल रही थी उसके बॉडीगार्ड की गाड़ियां और अहान बैठा था अपनी गाड़ी में और कर रहा था अपने लैपटॉप पर फिर से अपना काम की गाड़ी निकलते ही रॉबिन भी ऑफिस से निकल जाता है और वह भी प्राइवेट लिफ्ट के जरिए नीचे पार्किंग में आता है और कुछ ही मिनट में वह भी अहान के पीछे ही निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता था कि अहान इस वक्त अपने प्राइवेट विला में गया है और कुछ ही मिनट में वह अपने टाइम अनुसार इंडिया के लिए रवाना होने वाला है और उसे भी तो इंडिया जाना ही था। अगर अहान मलिक इंडिया जा रहा है तो रॉबिन यहाँ कैसे रह सकता है। चैप्टर 16 तक एशिया। अहान मलिक की गाड़ी एशिया की सड़कों पर चल रही थी और उसी के पीछे अहान के बॉडीगार्ड अहान को फॉलो करते हुए चल रहे थे। दूसरी तरफ रॉबिन भी अपनी गाड़ी लेकर अहान की कंपनी से निकल चुका था। 45 मिनट बाद अहान की गाड़ी एक आलीशान महल के आगे आकर रुकती है और अहान की गाड़ी को देखते ही वहां के बॉडीगार्ड फटाफट उसे महल का डोर ओपन कर देते हैं। महल का डोर ओपन होते ही अहान की गाड़ी के साथ साथ अहान के बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी उसे महल में एंटर हो जाती है। इधर अहान जैसे ही विला में एंटर होता है तो सीधा अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर अपने इस ठंडा ऑरा और रोबदार पर्सनैलिटी के साथ अपनी कार से बाहर निकलता है और कुछ ही मिनट में अपने मेंशन के अंदर होता है। अहान के मेंशन में एंटर होते ही सभी नौकर अपना सर झुका लेते हैं और अहान बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी प्राइवेट लिफ्ट के जरिए सीधा अपने फ्लोर पर जाता है। अपने फ्लोर पर पहुंचते ही अहान अपने रूम में एंटर करता है और सीधा अपने वॉशरूम में चला जाता है। 25 मिनट बाद अहान वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी कमर पर एक व्हाइट कलर का टॉवल था और उसकी बॉडी पर पानी के छिटे साफ नजर आ रहे थे।
इधर अहान की बॉडी पर पानी के चीते ऐसे लग रहे थे जैसे गोरे बदन पर कोई मोती चमक रहे हैं, क्योंकि अहान एक गॉड गिफ्टेड पर्सनैलिटी का मालिक था और इतना खूबसूरत और इतनी डैशिंग उसकी बॉडी थी कि कोई भी लड़की एक बार उसकी बॉडी देख ले तो खुद को आह्वान के साथ फूल और महसूस करने के सपने देखने लग जाती है। इधर अपने बाथरूम से निकलकर सीधा अपने क्लोजेट रूम में जाता है और कुछ ही मिनट में रेडी होकर क्लोजेस्ट रूम से बाहर आता है और घड़ी की तरफ देखता है जहां 8:30 हो गए थे। घड़ी की तरफ देखते हुए ही आह्वान अपना लगेज क्लोजेस्ट रूम से निकलता है और अपने कमरे से बाहर निकाल कर सीधा प्राइवेट लिफ्ट के जरिए अपने महल के टेरेस पर जाता है, जहां रॉबिन भी एक लगेज लेकर पहले ही तैयार था। रॉबिन को देखते ही आह्वान के चेहरे पर चमक आ जाती है और रॉबिन जैसे ही वाहन को टेरेस पर देखता है तो फटाफट आह्वान के पास आकर उसका लगेज पकड़ लेता है और कहा के साथ ही इस टेरेस पर वेट कर रहे हेलीकॉप्टर पर दोनों जने बैठ जाते हैं और उसी के साथ ही आह्वान का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है, जहां आह्वान का प्राइवेट जेट पहले से ही रेडी था। इंडिया क्वीन मेंशन इन्वेंशन में अंजलि इस वक्त लिविंग हॉल में बैठी थी और उसके सामने शिवम एक फाइल लेकर बैठा था। उसे फाइल को देखते हुए ही शिवम उसे फाइल को अंजलि के सामने रख देता है तो अंजलि उसे फाइल को उठती है और पढ़ती है और कुछ मिनट बाद शिवम से अपनी ठंडी आवाज में वह फाइल पढ़ते हुए बोलती है, अच्छा अब इस दिल के जरिए शिखा जैन हमारे साथ रहेगी और हमारे कहे अनुसार ही वह सब काम करेगी जो हम उसे करने को कहेंगे। और वैसे भी शिखा जैन की और तनीषा राठौर की दुश्मनी अब की तो नहीं है, ये भी बात मुझे क्लियर हो गई है क्योंकि दोनों की दुश्मनी कॉलेज से चलती आ रही है। ये सब बोलते हुए अंजलि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में हजारों चेहरे घूम रहे थे जिन्हें याद कर कर उसके अंदर आग लग रही थी। अंजलि उन चेहरों को याद करते हुए ही मन में बोलती है, शिखा आंटी किसी वक्त आप मेरे लिए खड़ी हुई थी और मेरी माँ से भी लड़ी थी, लेकिन जब मन ही डायन हो तो दूसरों का क्या कसूर है। ये सब मन में बोलती हुई ही अंजलि की आंखों के सामने कुछ पुराने ढूंढने पर आते हैं जिन्हें याद कर उसकी आंखें फिर से लाल होने लग जाती है कि तभी खुद को वापस अंजलि शांत करती है और शिवम की तरफ वह फाइल बढ़ाते हुए बोलती है, ये लो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम बस शिखा जैन को टाइम पर मिल लेना और उसे यह फाइल देकर उसके साइन ले लेना ना, और इसकी एक फाइनल कॉपी भी अपने पास रख लेना। अंजलि की बात सुनकर शिवम ओके दीदी बोलता है तो शिवम के दीदी बोलते ही अंजलि हाँ में सिर हिला देती है तो शिवम वह फाइल लेकर घड़ी की तरफ देखा है जहां 2:30 बज चुके थे। ये देखते ही शिवम अंजलि से बोलता है, दीदी लंच तो कर लीजिए। अंजलि शिवम की बात सुनकर घड़ी की तरफ देखकर बोलती है, नहीं शिवम अभी मन नहीं है, तुम लंच कर लो और जल्दी से शिखा जैन से मिलो और जो मैंने बोला है वैसे वैसे कर दो। अंजलि की बात सुनकर शिवम प्यार से बोलता है, दीदी आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा और आज रात राठौर फैमिली को ढंग से खाना तो नसीब नहीं होने दूंगा मैं। ये सब बोलते हुए ही शिवम की आंखों में भी राठौर परिवार के लिए गुस्सा नजर आ रहा था। अंजलि जैसे ही शिवम की बात सुनती है तो हाँ मैं सर हिला देती है और शिवम भी अंजलि की तरफ देखकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पहले से ही ममता आंटी ने शिवम का खाना लगा दिया था और ममता आंटी अपनी प्यार भरी निगाहों से अपनी बेटी को देख रही थी कि शायद वह भी आकर कुछ खा ले, लेकिन अंजलि के दिमाग में तो बस रात का धमाका चल रहा था कि कैसे उसे न्यूज़ के वायरस होते ही उन लोगों के चेहरे के रंग उड़ेंगे। यही सब सोते हुए ही अंजलि की आंखों में अब चमक भी थी और अपने दुश्मनों को झटका देने की खुशी भी। अंजलि इधर अपनी ही सोच में गम थी और दूसरी तरफ राठौर मेंशन में इस वक्त लिविंग हॉल में कोई नहीं था, जहां हर वक्त लिविंग हॉल में तनीषा राठौर के साथ साथ विशाखा की हंसी और मुस्कुराहट सबको सुनाई देती रहती थी। आज पूरा लिविंग हॉल खाली और सुना पड़ा था। दूसरी तरफ विशाखा अपने कमरे में गुस्से की आग लिए दिल में दर्द लिए रो रही थी और धीरज को याद करके गुस्से में बोल रही थी, धीरज तुम कैसे मेरे सिवाय किसी और के साथ वह सब कर सकते हो। जब भी तुमने मुझे बुलाया मैं तुम्हारी नींद पूरी करने के लिए आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम कभी मुझे छोड़कर किसी और के करीब जाओ, लेकिन उसे वीडियो को देखते ही मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। मेरे दिल में दर्द हो रहा है धीरज, तुम कैसे किसी के साथ मेरा प्यार बांट सकते हो। यही सब बोलते हुए विशाखा रो रही थी और धीरज की तस्वीर को देखकर अपने आंसू भी बह रही थी। इधर दूसरी तरफ राठौर मेंशन में एक गाड़ी आकर रुकती है और उसे गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक सुंदर नौजवान हैंडसम लड़का बाहर निकलता है और गुस्से में ही राठौर मेंशन के अंदर इंटर करता है। राठौर मेंशन में वह चारों तरफ जब अपनी नज़र घुमाकर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं नजर आता कि तभी वह बिना किसी पर ध्यान दिए विशाखा के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अंदर विशाखा जो धीरज को किसी के साथ देखकर टूट चुकी थी और उसके दिल में दर्द हो रहा था कि जिसे उसने बचपन से प्यार किया और इसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, हजारों दर्द उसने अंजलि को दिए और आज वही इंसान उसकी जगह किसी और के साथ अपने जिस्मानी संबंध बना रहा था। यही सब याद करके विशाखा रो रही थी और उसके सामने आ रहे थे वह पल जब उसके पापा ने पहली बार उसे पर इतना गुस्सा किया था और उसे पर हाथ उठाया था। यही सब याद करके विशाखा के दिल में दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी विशाखा के कमरे का दरवाजा एकदम से खुलता है
तो विशाखा अपनी आंखों में आंसू लिए जब सामने देखती है तो उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है कि तभी वह लड़का एकदम से विशाखा के करीब आता है और उसे बेड से बाजू पकड़कर खड़ा कर एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मारकर गुस्से में बोलता है, हो डी यू विशाखा, तुम्हारी हम हिम्मत कैसे हुई क्लब में जाकर गैर मर्दों के साथ अय्याशी करने की। शाखा जिसके चेहरे पर अभी एक थप्पड़ पड़ा था उसे संभालने का मौका तक नहीं मिला था। वह हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को देखकर आंखों में आंसू लिए उसका कलर पकड़ लेती है और सिखाते हुए बोलती है, हो डी यू धीरज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। आखिर यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, आखिर कैसे तुम किसी और के साथ वह प्राइवेट पल बिता सकते हो, कैसे किसी और को मेरी जगह दे सकते हो। धीरज, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ और क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए और तुम किसी और के साथ अच्छी, और यह क्या तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। अरे मैं तो सिर्फ नशे की हालत में एक छोटी सी गलती की है और तुमने तो होश हवास में किसी और के साथ। हॉट डी यू धीरज। ये सब बोलते हुए विशाखा धीरज के कॉलर को पकड़कर कूट कूट कर रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर विशाखा की बात सुनकर धीरज का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह विशाखा को एक थप्पड़ और मारकर उसके बाजू से पकड़कर बोलता है, मैं मर्द हूं, अगर मैं एक गलती नशे की हालत में कर भी दी तो लोग मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे ज्यादा टाइम तक, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, लोग क्या कहेंगे कि धीरज मित्तल की बीवी किसी और गैर मर्द की बाहों में अय्याशी कर रही है। अरे तुम्हारी उसे गलती के कारण मेरा सर शर्म से झुक गया है और मैं किन किन लोगों को सफाई दूंगा बताओ, और तुम्हारी हिम्मत हुई तो हुई, कैसे किसी और के करीब जाने की, नशे की हालत में भी कैसे। बोल विशाखा। विशाखा जैसे ही धीरज की बात सुनती है तो जोर जोर से रोते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता मैं नशे की हालत में कैसे ये गलती कर बैठी, लेकिन तुम्हें अपनी गलती छोटी नजर आती है। धीरज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, एक लड़की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है धीरज, लेकिन अपने प्यार को किसी और के साथ कभी नहीं, कभी नहीं। धीरज, ये सब बोलते हुए विशाखा धीरज के कॉलर को पकड़ते हुए ही उसके सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। इधर धीरज जब विशाखा की ऐसी हालत देखता है तो कसकर अपनी आंखें बंद करके खुद के गुस्से को शांत कर विशाखा को फिर से अपने सीने से लगा लेता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, आई एम सॉरी विशाखा, पता नहीं मुझे क्या हो गया, कैसे मैंने दिया खुद के गुस्से को तुम पर उतार दिया, पता नहीं जब मैं तुम्हें उन गैर लड़कों की बाहों में देखा तो मुझे देखा नहीं गया और मुझे गुस्सा आ गया। और आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं विशाखा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसे लड़की के साथ उसे बिस्तर पर कैसे पहुंचा और कैसे वह सब कर लिया। तुम मुझ पर विश्वास करो विशाखा, मैं तुम्हारी कसम खाकर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उसे लड़की के करीब गया हूं और वह सब कैसे हुआ। मुझे इतना पता है कि मैं बिजनेस मीटिंग के लिए एक क्लब में गया था और जहां अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मैंने कुछ ड्रिंक की थी और उसके बाद मेरा सिर घूम और जब मैं सुबह उठा तो मैं खुद को किसी और कमरे में पाया और आसपास जब मैं नज़र घुमाई तो वहां बिस्तर पर कोई नहीं था और जब मैं खुद को देखा तो मेरे बदन पर भी कोई कपड़े नहीं थे और इसी चक्कर में मैं हैरानी से परेशानी से उसे बेड से उठा और उसे रूम को चारों तरफ देखकर वॉशरूम में गया और अपने कपड़े जो वहीं पर पड़े थे उन्हें उठाकर पहने और उसे क्लब के प्राइवेट रूम से निकल गया और बाद में हमारी एंगेजमेंट की तैयारी में लग गया और बाकी तो तुमने सब देख ही लिया है। धीरज की सारी बात सुनकर विशाखा अपनी आंखों में आंसू लिए कसकर धीरज के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी धीरज, मैं तुम पर शक किया, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये सब बोलते हुए विशाखा धीरज के गले लगी रो रही थी। इधर धीरज भी मन में शैतानी मुस्कुराहट लिए बोलता है, चलो ये काम तो हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स भी तो होना है। यही सब मन में बोलते हुए ही धीरज विशाखा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर विशाखा के चेहरे को अपने चेहरे के करीब करता है तो देखा है कि विशाखा की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और कुछ सूजी भी हुई थी। विशाखा की आंखों में देखते हुए ही धीरज विशाखा के आंसुओं को अपने हाथों से साफ करता है और एकदम से विशाखा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। विशाखा जैसे ही धीरज के प्यार को इतना करीब से महसूस करती है और धीरज के होठों को खुद पर महसूस करती है तो उसकी आंखें भी अपने आप सुकून से बंद हो जाती हैं और धीरज भी विशाखा को एक ही झटके में अपनी गोद में उठकर फिर से प्यार से बेड पर लेट देता है और खुद उससे दूर होकर कमरे का दरवाजा जाकर बंद करता है और अंदर से लॉक कर देता है और फिर विशाखा की तरफ बढ़ते हुए ही अपने कपड़े एक एक करके उतारने शुरू कर देता है और बिल्कुल विशाखा के करीब जाकर उसके बेड पर बैठकर विशाखा के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे विशाखा के कपड़े भी उसके जिस्म से अलग कर विशाखा के ऊपर अपना प्यार लुटाना शुरू कर देता है। इधर विशाखा भी धीरज का प्यार महसूस कर धीरज की पीठ पर अपने दोनों हाथ फेरने शुरू कर देती है और इधर धीरज भी विशाखा के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लग जाता है। इधर विशाखा के कमरे में धीरज और विशाखा अपने जिस्म की आग बुझा रहे थे और दूसरी तरफ राठौर परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की और राठौर परिवार को एक और झटका देने की तैयारी अंजलि ने कर ली थी। मुंबई एयरपोर्ट।
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एग्जैक्ट लैंड होता है और उसे जेट के लैंड होते ही उसे जेट में से एक हैंडसम पर्सनैलिटी वाला और एक ठंडा और वाला इंसान बाहर निकलता है और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड और उसका असिस्टेंट भी बाहर निकलता है और उसके बाहर निकलते ही चारों तरफ बॉडीगार्ड उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं और इस वक्त उसे शख्स के हाथों में करोड़ की वॉच और पैरों में लाखों के शूज और आंखों पर गॉगल्स और एक ब्लैक सूट पहन रखा था, जिसमें उसे शख्स को कोई भी देखते ही इंडिया का किंग समझकर अपना सर खुद पर खुद उसके सामने झुका देगा। इधर वह शख्स भी बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी इस ठंडी पर्सनैलिटी के साथ, अपने बॉडीगार्ड के साथ और अपने असिस्टेंट के साथ एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाहर निकलते ही उसके सामने आकर गाड़ियों की लाइन लग जाती है और वह शख्स बिना एक पल दबाए उन गाड़ियों में से एक बीच वाली गाड़ी जो कि रोल्स रॉयस थी उसमें बैठ जाता है और रोल्स रॉयस में उसे शख्स के बैठते ही एक और शख्स भी उसे गाड़ी में बैठ जाता है और इसी तरीके से वह दोनों के बैठते ही वह गाड़ियां फुल स्पीड पर एयरपोर्ट से रवाना हो जाती है। चैप्टर 17 अंजलि की दर्द भारी चीज। विशाखा के चेहरे पर मुस्कुराहट और तनीषा राठौर का कहर अंजलि पर। दोस्तों, अब तक आप सपना देखा कि रॉबिन और अहान मालिक मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने उनकी गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। उन गाड़ियों को देखते हुए ही अहान मालिक अपनी फेवरेट गाड़ी का दरवाजा ओपन करता है और उसमें बैठ जाता है। दूसरी तरफ से अहान मलिक के बैठते ही रॉबिन भी इस गाड़ी में बैठ जाता है और रॉबिन के बैठते ही रॉबिन ड्राइवर को इशारा करता है तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ ही सारी गाड़ियां मुंबई एयरपोर्ट से मुंबई की सड़कों पर रवाना हो जाती है। आप कहानी में आगे। अब तक मुंबई की सड़कों पर इस वक्त एक गाड़ियों का काफिला निकल रहा था और उन गाड़ियों के काफिले को देखते हुए ही काफी लोग अपने डर को अपने चेहरे पर लाते हुए उन गाड़ियों को देखकर अपना रास्ता बदल रहे थे और अपने मन में बोल रहे थे, ये शैतान मुंबई आ कैसे गया। ये सब बोलते हुए ही सब लोग अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे और सभी के चेहरे पर उन गाड़ियों को देखकर खौफ साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस भी जो काफी गाड़ियों को रोक रही थी, उन गाड़ियों को देखते ही ट्रैफिक पुलिस वालों की पेंट ढीली हो गई थी और सभी के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। ट्रैफिक पुलिस वाले भी उन गाड़ियों को देखकर सैल्यूट मार कर रहे थे और मन में बोल रहे थे, अब तो बचकर रहना होगा, अहान मालिक आ गया मुंबई। यह सब बोलते हुए ही उन लोगों का ध्यान भी उन्हीं गाड़ियों पर था। इधर अहान अपनी गाड़ी में बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था और रॉबिन का ध्यान मुंबई की सड़कों पर बना हुआ था। इधर कुछ ही देर में अहान मालिक और रॉबिन की गाड़ियां एक साथ एक बहुत बड़े मेंशन के सामने आकर रुकती है और उन गाड़ियों को रुकता देखकर उसे मेंशन को कवर कर रहे गार्ड फटाफट आकर गाड़ियों को देखते हुए ही में डोर का दरवाजा ओपन करते हैं तो सभी गाड़ियां में डोर के खुलते ही एक साथ उसे बड़े से महल में एंटर करती है। जी हाँ, ये कोई और नहीं अहान मलिक का पर्सनल विला था। फरहान मलिक की गाड़ियां जैसे ही मेंशन में एंटर करती है तो अहान मलिक की गाड़ी रुकते ही अहान अपनी ठंडी पर्सनैलिटी के साथ बाहर निकलता है और उसी के साथ रॉबिन भी बाहर आता है। बाहर आते ही अहान का ध्यान अपने मेंशन पर जाता है। अपने मेंशन को देखते ही अहान की आंखों में चमक आ जाती है और वह बिना किसी पर ध्यान दिए एक नज़र रॉबिन को देखकर अपने विला के अंदर एंटर कर जाता है। अहान मालिक का मुंबई का मेंशन जो समुंदर के किनारे बना हुआ है। अहान का मेंशन। अहान अपने मेंशन में जैसे ही इंटर करता है तो अंदर से अपने मेंशन को देखकर अपने चेहरे पर चमक लिए अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही मिनट में अहान अपने प्राइवेट फ्लोर पर होता है जहां उसका एक बड़ा सारा किंग साइज कैमरा और जिम से लेकर उसका स्टडी रूम भी बना हुआ था और एक स्विमिंग पूल भी। इधर अहान जैसे ही अपने फ्लोर पर आता है तो सीधा अपने किंग साइज रूम की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही रूम का दरवाजा खोलना है तो बिना देर किया वह सीधा वॉशरूम में बढ़ जाता है और वॉशरूम में जाते ही अहान अपने बदन से अपने कपड़े अलग कर सीधा अपने वॉशरूम में बने हुए व्हाट्सएप में ले जाता है और लेते ही एक स्विच ऑन करता है। इधर अहान की स्विच ऑन करते ही इस व्हाट्सएप में हल्का गर्म और ठंडा पानी भरना शुरू हो जाता है। इधर हल्के ठंडा गर्म पानी को महसूस कर अहान अपनी आंखें बंद करता है और बॉडी जेल और बॉडी वॉश उसे बाथटब में हल्का सा डाल देता है और आंखें बंद करके लेट जाता है। दूसरी तरफ रॉबिन भी अपने फ्लोर पर पहुंच जाता है और सीधा अपने रूम में जाकर बाथरूम में जाता है और 20 मिनट बाद फ्रेश होकर फटाफट नीचे आता है और उसे मेंशन के में शेफ से और केयरटेकर से खाना लगाने को बोलता है और घड़ी की तरफ देखता है जहां पर अभी सिर्फ 3:30 रहे थे। इधर घड़ी की तरफ देखकर रॉबिन ठंडी सांस छोड़ते हुए बोलता है, लंच तो लेट हो गया लेकिन मैं जानता हूँ कि तुझे घर का खाना ज्यादा पसंद है इसलिए तू खाना तो खाएगा ही। इतना बोल रॉबिन इस जगह बड़े से लिविंग हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाता है और शेफ और नौकर फटाफट अपने काम में लग जाते हैं। दिल्ली 7 स्टार रेस्टोरेंट।
7 स्टार रेस्टोरेंट दिल्ली का मन हुआ रेस्टोरेंट जहां पर लोग आकर अपने बिजनेस मीटिंग भी करते हैं और इस रेस्टोरेंट के खाने का लुत्फ भी उठाते हैं क्योंकि इस रेस्टोरेंट का खाना दूर दूर तक मशहूर है और यहां पर लोग अपनी फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड को लेकर आते हैं और कुछ लोग यहां पर जाकर अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहां पर हर एक इंसान के लिए प्राइवेट रूम की भी फैसिलिटी है और यहां पर लोग आकर अपने बिजनेस पार्टनर को खुश करने के लिए भी लेकर आते हैं। इसी रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में इस वक्त शिखा जैन और शिवम आमने सामने बैठे थे और शिखा जैन के चेहरे पर शिवम को देखकर मुस्कुराहट थी और शिवम अपनी ठंडी आवाज में शिखा जैन से बोलता है, साइन दिस फाइल। शिवम के इतना बोलते ही शिखा जैन उसे फाइल को ओपन करती है और पढ़कर एक ही पल में उसे फाइल पर साइन कर उसे फाइल को साइड रख देती है कि तभी शिवम एक पेन ड्राइव शिखा जैन को देते हुए बोलता है, इस धमाके के बाद ये धमाका करना है लेकिन जब हम कहेंगे तभी तुम इस पेन ड्राइव को मीडिया के सामने शो करोगी। ओके। शिखा जैन जैसे ही शिवम की बात सुनती है तो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास उठाते हुए बोलती है, डोंट वरी मिस्टर शिवम, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे। शिखा जैन की बात सुनकर शिवम मुस्कुराते हुए बोलता है, पूछिए। शिखा जैन शिवम की बात सुनकर एक आप भरते हुए बोलती है, मेरी तो राठौर परिवार से काफी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन आपकी ओनर की और आपकी बिग मैडम की इन लोगों से ऐसी क्या दुश्मनी है जो उन लोगों को इस तरह बर्बाद कर रही है और सबसे पहला टारगेट कर रही है उनकी रेपुटेशन को, जो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिखा जैन की बात सुनकर शिवम एक ड्रिंक का गिलास उठना है और अपने पैर पर दूसरा पैर रखकर उसे ड्रिंक को अपने होठों से लगाते हुए बोलता है, ये समझ लीजिए कि उन लोगों ने हमारी ओनर को नाराज किया है और हमारी ओनर अगर एक बार किसी से नाराज हो जाती है तो उसे बर्बाद करने में वह ज्यादा देर नहीं लगती और सबसे पहले जो उनके दुश्मन के लिए इम्पोर्टेंट होता है इस काम को वह टारगेट करती है और इस वक्त राठौर परिवार को सबसे ज्यादा प्यारी है अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत, और इसीलिए सबसे पहले हमारी मैडम उनकी इज्जत और रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाएंगी। शिवम की बात सुनकर शिखा जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने साथ बैठे अपने का की तरफ देखकर बोलते हैं, चलिए कुछ देर बाद धमाका तो होने वाला है ही, उसे धमाके से देखते हैं कि कैसा झटका मिलता है राठौर परिवार को। ये सब बोलते हुए शिखा जैन अपनी जगह से खड़ी होती है और शिखा जैन के खड़ी होते ही शिवम भी शिखा जैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे प्राइवेट रूम से निकल जाता है। इधर शिवम को जाता देख शिखा जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें मैंने जैसे कहा था तुमने वैसे ही किया है ना। शिखा जैन का असिस्टेंट मुस्कुराते हुए बोलता है, यस मैडम, जैसा आप चाहती थी मैंने वैसा ही किया है और किसी को पता नहीं चलेगा कि वह किस नंबर से वीडियो मीडिया तक पहुंची है और कौन कर रहा है ये सब। वह लोग अपनी ताकत भी लगा ले तो भी ये पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन मैडम उन्हें ये तो पता चल ही जाएगा कि यह सब आप कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर शिखा जैन अपने चेहरे पर गुस्सा और नफरत लिए बोलती हैं, यही तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को ये क्लियर हो जाए कि यह सब मैं कर रही हूँ। और रही बात क्वीन ब्रांड की ओनर की, मुझे सिर्फ उस बिजनेस डील से मतलब नहीं बल्कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इन लोगों ने इतनी बड़ी बिजनेस क्वीन को कैसे नाराज कर दिया जो वह उनकी दुश्मन बन बैठी है। ये सब बोलते हुए शिखा जैन के चेहरे पर तनीषा के लिए नफरत और विशाखा के लिए भी नफरत साफ नजर आ रही थी। शिखा जैन की बात सुनकर उनका असिस्टेंट मुस्कुराते हुए बोलता है, मैडम लेकिन जो झटका अब उन्हें लगने वाला है, झटके से वो लोग परेशान हो जाएंगे और सच में पड़ जाएंगे कि इतना बड़ा झटका उन्हें कौन सा दुश्मन दे सकता है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर शिखा जैन अपने चेहरे पर डेंजरस स्माइल लिए उसे पेन ड्राइव को गौर से देखते हुए बोलती है, जो शिवम देकर गया था, अभी तो ये भी देखना बाकी है कि इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जो समय आने पर क्वीन ब्रांड की ओनर के कहने पर हमें शो करना है। लेकिन जो भी हो, इंटरेस्टिंग है ये क्वीन ब्रांड की ओनर जो अपने दुश्मनों को ऐसे ऐसे झटका दे रही है जो उनके दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकते थे। इतना बोल वह असिस्टेंट के साथ उसे प्राइवेट रूम से निकल जाती है और देखते ही देखते शिखा जैन की गाड़ियां भी उसे रेस्टोरेंट से रवाना हो जाती हैं। राठौर अंपायर दीपक राठौर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी और उनका असिस्टेंट सामने सर झुकाकर खड़ा था। अपने असिस्टेंट को देखते हुए दीपक राठौर अपने असिस्टेंट से बोलते हैं, पता चला कि आखिर विशाखा और धीरज की वह वीडियो कैसे वायरल हुई थी और किसने की थी। दीपक राठौर की बात सुनकर उनका असिस्टेंट डरते हुए बोलता है, नहीं सर, मैंने पूरी कोशिश की है पता करने की कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, लेकिन मुझे एक भी सबूत नहीं मिल रहा और वह क्वीन ब्रांड की ओनर भी उन वीडियो को देखते ही वहां से चली गई। दीपक राठौर को भी ध्यान आता है कि उसे वीडियो को देखने के बाद उन लोगों ने क्वीन ब्रांड की ओनर को भी वहां नहीं देखा था, लेकिन दीपक राठौर क्वीन ब्रांड की ओनर पर बिल्कुल शक नहीं करते क्योंकि वह जानते थे कि वह फॉरेन की और मुंबई की बिजनेस वूमेन है जिनका उनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं, यहाँ तक कि वह तो यहाँ उनके इन्विटेशन पर ही आई थी। इसीलिए वह गहरी सांस छोड़ते हुए चिंता से अपने सामने खड़े असिस्टेंट से बोलते हैं,
ठीक है, तुम पता करो कि आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन हमारा बन गया है जो हमारे बच्चों को टारगेट कर रहा है। ये सब बोलते हुए दीपक राठौर के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था कि तभी दीपक राठौर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसे नोटिफिकेशन को देखते हुए ही दीपक राठौर जैसे ही अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो अननोन नंबर से आए हुए मैसेज को देखकर वह ओपन करते हैं तो उसमें एक पीडीएफ था। उसे पीडीएफ को ओपन करते ही दीपक राठौर की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है कि तभी दीपक राठौर अपने असिस्टेंट से बोलते हैं, टीवी ऑन करो। जैसे ही दीपक राठौर की बात असिस्टेंट सुनता है तो फटाफट एलईडी ऑन करता है तो सामने ही एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें एक वीडियो साफ दिखाई दे रही थी। उसे वीडियो को देखते ही दीपक राठौर के चेहरे पर चिंता, हैरानी और टेंशन साफ नजर आ रही थी। जैसे जैसे दीपक राठौर उसे वीडियो को देख रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्सा, नफरत और चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी कि तभी दीपक राठौर उसे न्यूज़ को देखते हुए ही गुस्से से अपनी चेयर से खड़े होते हैं और अपने असिस्टेंट से बोलते हैं, गाड़ी निकलवाओ। असिस्टेंट जो खुद उसे न्यूज़ को देखकर हैरान था कि तभी उसके कानों में दीपक राठौर की बात जाती है तो वह फटाफट यस सर बोलकर दीपक राठौर के ऑफिस से निकलकर सीधा नीचे की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही देर में दीपक राठौर का असिस्टेंट दीपक राठौर की पार्किंग में खड़ा था और ड्राइवर भी वहां पर रेडी था। दीपक राठौर गुस्से में अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। दीपक राठौर के बैठते ही दीपक राठौर का असिस्टेंट भी बैठ जाता है और इसी के साथ दीपक राठौर की गाड़ियां उनकी कंपनी शेरवाना हो जाती है। दूसरी तरफ दीपक राठौर जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो उनका चेहरा गुस्से से लाल होता है और उनके चेहरे से देखकर ये बताना मुश्किल था कि वह गुस्सा किसके लिए है और क्या दिख रही थी मीडिया उसे वीडियो में और किस बारे में थी वह वीडियो, ये तो अब आपको आगे ही पता चलेगा। दीपक राठौर गुस्से में ही ड्राइवर से बोलते हैं, जल्दी चलाओ गाड़ी। दीपक राठौर की गुस्से भरी आवाज सुनकर ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और तकरीबन 35 मिनट बाद दीपक राठौर की गाड़ियां राठौर मैंशन में इंटर करती है। राठौर मैंशन में दीपक राठौर की गाड़ियां जैसे ही इंटर होती है तो फटाफट दीपक राठौर गाड़ी के रुकते ही अपने विला में इंटर करते हैं जहां लिविंग हॉल में ही तनीषा जी विशाखा के सर पर तेल लगाती हुई नजर आ रही थी। दीपक राठौर जैसे ही सामने तनीषा और विशाखा को देखते हैं तो गुस्से में लिविंग हॉल में इंटर करते हुए ही एक ही झटके में विशाखा और तनीषा के पास पहुंच जाते हैं और तनीषा जो विशाखा के सर पर तेल लगा रही थी और मुस्कुराते हुए उससे बात कर रही थी कि तभी दीपक राठौर खींचते हुए तनीषा को बाजू से पड़ते हुए खड़ा करते हैं और एक थप्पड़ तनीषा जी के चेहरे पर मारकर गुस्से में बोलते हैं, आखिर तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो। तनीषा इतना बोल वह गुस्से में ही विशाखा की तरफ देखते हैं जिसके बालों में अभी भी तेल लगा हुआ था और वह मासूम सा चेहरा बनाकर अपने पापा को देख रही थी कि तभी दीपक राठौर झुककर विशाखा को कंधों से पड़ते हैं और अपनी जलती हुई आंखों से विशाखा को देखते हुए खींचकर एक थप्पड़ विशाखा के चेहरे पर मारकर गुस्से में बोलते हैं, आखिर तुम माँ बेटी इतनी कैसे गिर सकती हो। आखिर मेरे ही घर में ये सब होता रहा और तुम लोगों ने मुझे सब कुछ छुपा कर अंजलि के साथ इतना सब कुछ कर दिया और वह मासूम मुझे एक बार भी अपने उसे दर्द के बारे में नहीं बताती थी जो कुछ तुम लोगों ने उसके साथ किया और ना ही उसे मासूम ने कभी मुझे बताया। यह सब बोलते हुए दीपक राठौर की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ ही रही थी कि तभी दीपक राठौर की तरफ देखकर विशाखा रोती हुई बोलती है, लेकिन पापा मैं कुछ नहीं किया, आखिर आप इतने समय बाद अंजलि दीदी का नाम क्यों ले रहे हो। दीपक राठौर जैसे विशाखा की बात सुनते हैं तो खींचकर एक थप्पड़ और उसके चेहरे पर मरते हैं और इसी तरह दीपक राठौर लगातार विशाखा के चेहरे पर 3-4 थप्पड़ मारकर तनीषा जी की तरफ बढ़ते हैं और खींचकर उनके बालों से उन्हें पड़ते हुए उनके चेहरे पर 2 थप्पड़ और मारते हुए बोलते हैं, तो माँ थी या डायन थी जो अपनी सगी बेटी के साथ इतना बड़ा करती रही और मुझे हमेशा ये बताती रही कि अंजलि अय्याशी में पड़ चुकी है, अंजलि गलत चल रही है, अंजलि यह कर रही है, अंजलि वह कर रही है। अरे मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो मैंने एक बार भी अपनी बच्ची से यह नहीं पूछा कि क्या वह सच में ये सब कर रही है या नहीं। ना ही मैंने सब जानने की कोशिश की और तुम तो माँ थी ना, उसकी एक माँ अपनी बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकती है। बोलो तनीषा। तनीषा अपने पति के मुंह से इतने समय बाद अंजलि का नाम सुनकर रोते हुए अपनी आंखों में हैरानी लिए बोलता है, आखिर मैंने किया क्या है उसे मनहूस के साथ जो आप मुझे यूं मर रहे हो। तनीषा जी की बात सुनकर दीपक राठौर से रहा नहीं जाता और वह एक थप्पड़ और तनीषा के चेहरे पर मारकर अपने सामने खड़े असिस्टेंट से बोलते हैं, ऑलरेडी ऑन करो, आज मैं इसे दिखाता हूं कि इसने क्या किया है, इसे जानना है ना। इतना बोल वह गुस्से में तनीषा जी का हाथ पकड़कर खींचकर उन्हें सोफे पर फेंक देते हैं और विशाखा को भी गुस्से में इस सोफे पर पटक देते हैं। इधर अपने पति का ऐसा खौफनाक रूप देखकर तनीषा राठौर हैरान थी कि जिस पति ने उसे कभी आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और ना ही कभी उसकी बात को नजरअंदाज किया था, आज वह इस तरीके से उसके साथ यह सलूक क्यों कर रहा है। और तभी उनका ध्यान विशाखा पर जाता है जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे और उसके मासूम चेहरे को जो अब आंसुओं से भरा हुआ था उसे देखकर तनीषा जी के दिल में दर्द होता ही है कि तभी उनके कानों में एलईडी में चल रही न्यूज की आवाज पड़ती है और जैसे ही तनीषा जी उसे न्यूज रिपोर्टर की दिखाई हुई उसे
वीडियो को देखते हैं तो हैरान रह जाती है और तनीषा जी के साथ साथ विशाखा भी उसे वीडियो को देखकर डर से कांपने लगती है और कांपते हुए ही उसकी आंखों से आंसू और चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आइए जानते हैं उसे वीडियो में क्या है। एक सूट सलवार पहनी हुई लड़की किचन में काम कर रही थी और खाना बना रही थी कि तभी लिविंग हॉल में एक शर्ट ड्रेस पहनी हुई लड़की दो लड़कों के साथ आती है और मुस्कुराते हुए उन लड़कों से बोलता है, बैठो तुम लोग, मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ खाने को मंगवाती हूँ। इतना बोल वह लड़की अपनी हील की टिकटक की आवाज करते हुए किचन की तरफ आती है तो उसे किचन में एक खूबसूरत लड़की सूट सलवार में किचन में काम करती हुई नजर आती है और उसे सिंपल से सूट में भी वह लड़की किसी खूबसूरत अप्सरा से काम नहीं लग रही थी। उसकी सिंपल सी छोटी और गालों पर आ रहे कुछ बोल उसे लड़की को और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित बना रहे थे कि तभी वह लड़की उसे लड़की को देखते हुए बोलती है, अंजलि बाहर मेरे दोस्त आए हैं, उनके लिए कॉफी बना कर लेकर आओ और हाँ जल्दी आना। जी हाँ, ये कोई और नहीं अंजलि ही थी जो किचन में काम कर रही थी। अंजलि जब विशाखा की बात सुनती है तो बिना कुछ बोल ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और इस वक्त अंजलि के चेहरे पर मासूमियत भोलापन साफ नजर आ रहा था। अंजलि विशाखा की बात सुनकर फटाफट किचन में 2 कप कॉफी बनती है और कुछ ड्राई फ्रूट और नमकीन प्रेम में लेकर लिविंग हॉल की तरफ बढ़ जाती है जहां विशाखा के 2 दोस्त मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। विशाखा के दोस्त आपस में अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने से आ रही अंजलि पर जाती है तो अंजलि को देखते ही उन दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और चेहरे पर गांधी मुस्कुराहट। अंजलि जो होली और मासूम थी वह बिना किसी पर ध्यान दिए उसे लिविंग हॉल के टेबल पर काफी स्नैक्स और कुछ नमकीन रख देती है कि तभी वह दोनों लड़के अंजलि की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या तुम यहाँ काम करती हो? अंजलि जैसे ही उन लोगों की बात सुनती है तो हैरान रह जाती है कि तभी अंजलि की आंखों में हैरानी देखते हुए वह दोनों लड़के अपने चेहरे पर गांधी मुस्कुराहट लिए बोलते हैं, क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? बताओ। अंजलि अभी इससे पहले कुछ बोलती या कुछ जवाब देती तभी पीछे से विशाखा आती है और बोलती, हाँ ये यहाँ पर काम करने वाली ही है, बस हम इसे बदले में 2 वक्त का खाना देते हैं और यह यहाँ पर काम करती है। विशाखा की बात सुनकर अंजलि की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं और वह अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए भागती हुई सीधी अपने कमरे में चली जाती है। इधर अंजलि को इस तरह जाता देख विशाखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह उन दोनों लड़कों की तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे थे? वह एक काम वाली है बस। विशाखा की बात सुनकर वह दोनों लड़के मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या तुम इस लड़की को हमें कुछ देर खेलने के लिए दे सकती हूँ? विशाखा उन दोनों लड़कों की बात सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, हाँ लेकिन ज्यादा उसे परेशान मत करना, ठीक है? 10-15 मिनट पर, क्योंकि तुम जानते हो ना कि मेरे मम्मी पापा अभी घर पर नहीं है और मम्मी भी आने वाली है, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो तुम जानते हो ना कि मम्मी का गुस्सा कैसा है। उन दोनों लड़कियों के कानों में जैसे ही विशाखा की बात पड़ती है वह मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चिंता मत करो, बस ये बताओ वह लड़की कहाँ है? विशाखा मुस्कुराते हुए उन लड़कों को अपने साथ अंजलि के कमरे की तरफ ले जाती है और इस वक्त वह दोनों लड़के अंजलि के कमरे के सामने होते हैं और विशाखा के चेहरे पर गांधी मुस्कुराहट। अंजलि जो अपने कमरे में अपने बेड पर उल्टी होकर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू नहीं रख रहे थे, वह रोती हुई ही अपनी मां को याद करके रो रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा एकदम से खुलता है तो अंजलि डरकर पीछे देखी है तो वह दोनों लड़के अपने चेहरे पर गांधी मुस्कुराहट लिए और अपनी आंखों में हवस लिए अंजलि को देख रहे थे और बाहर विशाखा मजे से खड़ी थी। अंजलि उन दोनों लड़कों को देखकर डरते हुए बोलती है, क्यों आए हो आप? मेरे कमरे में चले जाए, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाए यहाँ से। अंजलि अभी इतना बोल ही रही थी कि वह दोनों लड़के अंजलि के करीब आते हैं और उसके करीब आते ही बिना अंजलि को कुछ समझने और सोने का मौका दिए दोनों ही अंजलि को अपनी बाहों में भर लेते हैं और अंजलि उन लोगों को धक्का देकर खुद से दूर करने ही लगती है कि उनमें से एक लड़का अंजलि के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है तो अंजलि के थप्पड़ लगने से अंजलि इस वक्त बेड पर गिर जाती है कि तभी वह दोनों लड़के अंजलि को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक जनक अंजलि के हाथ पकड़ लेता है और दूसरा अंजलि के पर पकड़कर अंजलि के ऊपर आ जाता है और अंजलि के गालों को पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी औकात क्या है? इस घर में तुम काम वाली हो और चुपचाप हमें खुश करो और बदले में हमसे जितने पैसे चाहिए ले लेना। प्यार से मान गई तो ठीक है, ज्यादा चप्पट की ना तो ये जो जुबान है ना ये तुम्हारी काट कर हम कुत्तों को खिला देंगे। लोगों की बात सुनकर अंजलि रोने लगती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, मुझे जाने दो प्लीज, मैं मेरे पापा को बोलेगी, भाई को बोलूंगी। इतना बोलते ही अंजलि सुबह करने लगती है कि तभी दूसरा लड़का अंजलि के बालों को खींचते हुए एक थप्पड़ और अंजलि के मुंह पर मरता है और जबरदस्ती अंजलि के कपड़े फाड़ने शुरू कर देता है। दूसरी तरफ विशाखा ये सब देखते हुए हंसी रही थी कि तभी एकदम से विशाखा के कानों में आवाज पड़ती है, विशाखा ये किसकी आवाज आ रही है? अंजलि के कमरे से विशाखा जैसे ही अपनी मां की आवाज सुनती है तो रोते हुए बोलती है, पता नहीं मन अंजलि दीदी अंदर किन लोगों को लेकर बैठी है। मां मैं काफी बार अंजलि दीदी को आवाज लगाई है, वह दरवाजा भी नहीं खोल रही है।
प्लीज मान कुछ कीजिए ना। विशाखा का रोता हुआ चेहरा और चिंता से भरा चेहरा देखकर तनीषा जी गुस्से में भर जाती है और फटाफट एक सेपरेट की नौकर से मंगवाती है और दरवाजा खोलती है तो अंदर अंजलि के ऊपर एक लड़का था और अंजलि के कपड़े भी फटे हुए थे। ये सब देखकर तनीषा जी सीधा उन लड़कों के पास जाती है और खींचकर दोनों लड़कों के चेहरे पर एक एक करके थप्पड़ मारती है। तो वह दोनों लड़के जो अंजलि के ऊपर थे वो विशाखा की माँ को देखकर उनसे बोलते हैं, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? विशाखा की माँ है रानी से बोलती है, कौन हो तुम लोग, मैं तुम्हें नहीं जानती। लड़के कुछ बोलते हैं, कुछ बात पते की। तभी विशाखा रोते हुए बोलती है, माँ यह अंजलि के फ्रेंड है जिन्हें अंजलि ने कुछ देर पहले बुलाया था। मुझे लगा शायद यह अंजलि दीदी से मिलने आए हैं, लेकिन देखो तो सही अंजलि दीदी कैसी रंगलियां मना रही है। अगर पापा को पता चला तो इनके साथ साथ पापा हमें भी सजा देंगे। और वेद भाई तो आप जानती है ना कि उनका गुस्सा। विशाखा का डरा सहमा चेहरा देखकर तनीषा जी बिना कुछ सोचे समझे उन लड़कों को थप्पड़ मारकर धक्के देकर घर से निकलवा देता है और अंजलि को बालों से खींचते हुए उसके कमरे से बाहर लेकर जाती है और अंजलि के खूबसूरत चेहरे पर कपड़ों की बरसात करते हुए बोलती है, तेरा आज ये खूबसूरत चेहरा मैं इतना दागी बना दूंगी ना कि तू याद रखेगी कि तूने आज क्या गलती की है। तुझे शर्म नहीं आए इन लड़कों के साथ अपने ही घर में अय्याशी करते हुए, ये जानते हुए भी कि तेरे घर में तेरा भाई है, तेरी छोटी बहन है। बदचलन लड़की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ये सब कुछ करेगी। इधर अपनी माँ की बात सुनकर और उन लड़कों से मार खाकर मासूम अंजलि जो पहले से ही दर्द में थी वह रोते हुए बोलती है, नहीं मन, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, मैं उन्हें नहीं जानती, मेरा विश्वास करो माँ प्लीज मान। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तनीषा जी अपनी आंखों में गुस्सा लिए और अंजलि के लिए नफरत लिए उसे किचन में खींचती हुई ले जाती है और किचन में गैस पर चिमटा गर्म करके गैस को ऑन कर उसे चिमटे को अच्छे से लाल कर अंजलि की जो गोरी पीठ उन लड़कों के कपड़े फाड़ने से नजर आ रही थी उसे पर लगा देती है, जिससे अंजलि की चीज इस किचन में पहुंचने लगती है और आसपास के नौकर भी यह नजारा देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए अंजलि को देख रहे थे। इधर नौकर कुछ बता पाए कुछ बोल पाते कि विशाखा अपने गुस्से भरी आंखों से उन नौकरों को पहले ही डरा देती है और वह नौकर भी डर कर अपनी आंखों में आंसू लिए अंजलि की चीज सुन रहे थे। इधर विशाखा जी का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था और अंजलि जिसके शरीर में अब असहनीय दर्द और जलन हो रही थी, वह बेचारी अभी कुछ सोच पाती है कुछ कर पाती कि तभी विशाखा जी फिर से अंजलि के बालों को खींचते हुए अंजलि को लिविंग हॉल में लेकर जाती है और विशाखा से बोलता है, बेल्ट लेकर आ। विशाखा जो मन ही मन अंजलि की यह हालत देखकर खुश हो रही थी वह रोते हुए बोलती है, नहीं मन, दीदी को छोड़ दो, हो गई उनसे गलती, प्लीज माँ, आखिर उनसे गलती हुई है, नादान है वह। विशाखा की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू और दर्द और हैरानी के साथ साथ डर भी नजर आ रहा था। इधर विशाखा की बात सुनकर तनीषा जी गुस्से में बोलती है, मैंने जो कहा है वह कर। इधर अपनी माँ की बात सुनकर डरते हुए विशाखा अपने भाई के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और कुछ ही मिनट में वेद की बैट लेकर अपनी माँ के हाथ में दे देती है। इधर तनीषा जी उसे बैट को हाथ में पड़ते हुए ही अंजलि की पीठ पर उन बेल्टों से मारना शुरू कर देती है। इधर अंजलि दर्द से तड़पती हुई ही वहीं पर बेहोश हो जाती है और अंजलि को बेहोश देखकर तनीषा जी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था कि वह बेहोश अंजलि को 10 मिनट तक उन्हें बेल्टों से मारती है कि तभी जब उन्हें एहसास होता है कि अंजलि बेहोश हो चुकी है तो वह 2 नौकरों को बुलाकर अंजलि को उसके कमरे में छोड़ने में बोल देती है और सबको गुस्से में देखकर बोलती है, खबरदार जो कुछ आज यहाँ हुआ है वह किसी ने अपने बड़े सर और वेद को बताया। ये सब बोलते हुए तनीषा की आंखें गुस्से से लाल ही थी कि तबीयत निशा जी रोती हुई विशाखा की तरफ देखकर बोलती है, तू चिंता मत कर, और तूने भी अगर वेद ही अपने पापा को कुछ बताने की कोशिश की या उसे वक्त बदचलन लड़की के करीब गई या तूने उसकी मदद की तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। इतना बोल तनीषा जी गुस्से में ही अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर तनीषा जी को अपने कमरे में जाता देखकर विशाखा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह फटाफट अपना फोन उठाकर उन लड़कों को फोन लगाकर बोलता है, सॉरी यार, माँ के सामने मुझे तुम लोगों को अंजलि का दोस्त बताना पड़ा, सॉरी यार, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम लोग अब सेफ हो, बस फैंसी है। तो वह अंजलि इतना बोलकर तनीषा की पीठ को जाता हुआ देखते ही विशाखा मुस्कुराते हुए उन लड़कों से बात कर रही थी कि तभी विशाखा की नज़र कुछ नौकरों पर जाती है तो विशाखा गुस्से में बोलती है, खबरदार अगर तुम में से किसी ने माँ को कुछ सच बताने की कोशिश की तो वरना तुम लोगों की नौकरी तो जाएगी ही, और जो कुछ मैं तुम लोगों के साथ करूंगी ना उसका तुम सोच भी नहीं सकते। विशाखा की धमकी सुनकर सभी नौकर डर से हाँ में सिर हिलाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। यही सब चल रहा था उसे न्यूज़ में और उसे न्यूज़ को देखते हुए ही तनीषा जी के चेहरे पर डर के साथ साथ हैरानी थी। इधर विशाखा तो डर से कांप रही थी कि तभी तनीषा जी अपनी आंखों में आंसू और चेहरे पर हैरानी लिए अपने पति की तरफ देखकर बोलती है, ये सब कैसे हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी, यह सब कुछ सच बोल रही हूँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब बोलते हुए तनीषा जी चैप्टर 18। अंजलि, तुम मेरी जिंदगी से तो चली गई लेकिन पता नहीं कौन तुम्हें फिर से मेरी जिंदगी में ला रहा है। तक, दिल्ली, क्वीन मेंशन।
अंजलि जब अपने कमरे में आती है तो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है और वॉशरूम की तरफ जाते हुए ही ड्रिंक का गिलास टेबल पर रखकर वॉशरूम में इंटर कर जाती है। इधर वॉशरूम में जाते ही अंजलि अपने बदन से अलग कर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और इस वक्त अंजलि के बदन पर शावर का ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था, लेकिन वह पानी भी अंजलि के दिल में जल रही आग को बुझा नहीं पा रहा था। अंजलि शावर के नीचे खड़ी हुई ही अपने उसे दर्द को याद कर रही थी जब उसकी मां ने उसे मार मार कर अधमरी हालत में उसे कमरे में बंद कर दिया था और एक नौकर के हाथ एक दिन बाद एक पेन किलर और थोड़ा सा खाना भेज दिया था जैसे हम किसी कुत्ते को खाना खिलाते हैं। ये सब याद कर अंजलि की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और अपने दर्द को महसूस कर अंजलि का हाथ फिर से अपने पेट पर चला जाता है और कसकर अंजलि अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी उसे फिर से अपने उन दोनों मासूम बच्चों की धड़कन सुनाई देती है जिसे उसने 4 महीने तक अपनी कोख में सोना था। यही सब याद कर अंजलि जब आंखें खोलता है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है और बिल्कुल खाली। अंजलि अपनी खाली आंखों को कसकर बंद करते हुए ही शावर बंद करती है और एक टॉवल अपनी बॉडी पर लपेटकर बाथरूम से बाहर आ जाती है और सीधा क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही मिनट में अंजलि एक प्रोफेशनल बिजनेस वूमेन की तरह तैयार होकर एक लगेज हाथ में लेती है और अपने कमरे से निकल जाती है। दूसरी तरफ शिवम भी अपने कमरे से एक छोटा सा लगेज लेकर निकल चुका था और शिवम इस वक्त नीचे लिविंग हॉल में खड़ा था। इधर शिवम जब अंजलि को भी आते हुए देखता है तो भागकर अंजलि के हाथ से उसका छोटा सा बैग ले लेता है और इधर ममता जी लिविंग हॉल में ही खड़ी अंजलि को देख रही थी। अंजलि को देखते हुए ही ममता जी अपने सीने पर हाथ रख लेती हैं और खुद की आंखों में आए हुए आंसुओं को रोकते हुए ही अंजलि से बोलती है, बेटा अपना ध्यान रखना। ममता जी की बात सुनकर अंजलि के दिल में सुकून तो मिलता है, लेकिन जिस माँ ने अपने बच्चे गंवाए हो वह तब तक शांत नहीं बैठ सकती जब तक वह उन पापियों को उनके किए की सजा ना दे। लेकिन इस माँ का भी दिल अंजलि नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए अंजलि एकदम से ममता जी के पास जाती है और उन्हें गले लगा कर उनकी पीठ पर हाथ फेरकर उनसे अलग होती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, बस एक ही लफ्ज़ उसके मुंह से निकलता है, जाते समय अपना ध्यान रखिएगा माँ। इतना बोलकर अंजलि बिना ममता जी की तरफ देखे तेजी से लिविंग हॉल से विला के बाहर की तरफ बढ़ जाती है। इधर अंजलि की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह अपना दर्द अपनी इस मन को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह बिना पीछे मुड़े ही अपने विल से बाहर निकल गई थी। इधर शिवम जब ममता जी को इस तरह रोते हुए देखता है तो उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, ममता माँ प्लीज रोइए मत। कहते हैं ना, जब इंसान को दर्द देने वाले खुद के हों तो वह इंसान इतनी जल्दी अपने दर्दों से उभर नहीं पाता। वही सब कुछ अंजलि दीदी के साथ हुआ है। वह अपने दर्द आपको दिख नहीं रही, बात नहीं रही। अभी तो आपने इस छोटी सी वीडियो को देखा है, सोचिए अंजलि दीदी के साथ उसे घर में क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या उन्होंने शाह होगा। अभी तो आप इस वीडियो को देखकर ही टूट चुकी हैं। शिवम की बात सुनकर ममता जी की आंखों से आंसू बहाने शुरू हो जाते हैं और वह रोती हुई बोलते हैं, शिवम बेटा अंजलि का ख्याल रखना, और तुम जानते हो कि वह खाना कम और शराब ज्यादा पीने लगी है, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना। ये सब बोलते हुए ममता जी का गला भरा हुआ था और शिवम ममता जी को इस तरह रोते देखा हाँ मैसेज दिलाकर अंजलि के पीछे निकल जाता है। इधर अंजलि भी अपनी गाड़ी में तो बैठ गई थी, लेकिन उसके सामने अपनी ममता माँ का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा देखकर अंजलि कसकर अपनी मुट्ठी भींच लेती है और मन में बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए ममता माँ, मैं आपको अपना दुख नहीं बता सकती। अभी तो छोटी सी वीडियो देखकर आप इतनी तड़प उठी हैं, सोचिए जब आपके सामने वह सच्चाई, क्या आप वह दर्द बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। और मैं अपनी माँ को वह दर्द नहीं देना चाहती जो मैं सह रही हूँ। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि उन आंसुओं को कोई देखे अंजलि एक झटके में उन आंसुओं को अपनी आंखों से पूंछ देती है और जैसे ही अंजलि सामने देखती है तो शिवम भी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। शिवम के बैठते ही अंजलि अपने चेहरे को फिर से सख्त कर लेती है और अंजलि को देखते हुए ही शिवम ड्राइवर से गाड़ी चलाने का इशारा करता है तो ड्राइवर गाड़ी चला देता है। कुछ ही देर में अंजलि की गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर निकल चुकी थी और तकरीबन 45 मिनट बाद अंजलि की गाड़ियां दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर रुकती है तो अंजलि के बॉडीगार्ड अंजलि के बाहर निकलते ही उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं और इस वक्त अंजलि की आंखों पर गॉगल्स लगे हुए थे, हाथों में ब्रांडेड वॉच और पैरों में लाखों के शूज, और अंजलि का ठंडा और किसी को भी अंजलि के सामने सर झुकाने को मजबूर कर रहा था। इसी तरह अंजलि बिना किसी पर ध्यान देते हुए ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने कदम बढ़ाती है और कुछ ही देर में अंजलि अपने जेट के सामने होती है। इधर अंजलि और शिवम इस वक्त जीत के सामने थे कि तभी अंजलि और शिवम एक साथ अंजलि के प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं और उसी के साथ बैठ जाते हैं अंजलि के स्पेशल 5 गार्ड। इधर उन सबके बैठते ही जेट भी अपनी उड़ान भर देता है मुंबई के लिए। इधर कुछ ही देर में अंजलि का प्राइवेट जेट मुंबई के एयरपोर्ट पर लैंड होता है और जैसे ही जीत लैंड होता है अंजलि, शिवम और अंजलि के 5 बॉडीगार्ड जो उसके खास ट्रेन किए हुए बॉडीगार्ड थे वह उसे प्रोटेक्ट करते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और अंजलि के बाहर निकलते ही अंजलि की गाड़ियां पहले से ही उसका इंतजार कर रही
हुई थी और हर गाड़ी में बैठे थे अंजलि के बॉडीगार्ड। अंजलि की गाड़ी जो उसकी मां पसंदीदा गाड़ी थी। शिवम भागकर उसे गाड़ी का डोर ओपन करता है तो अंजलि बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ जाती है और अंजलि की गाड़ी में बैठते ही शिवम भी गाड़ी में बैठ जाता है और इसी तरह निकल जाती है अंजलि की गाड़ियां मुंबई एयरपोर्ट से अंजलि के प्राइवेट विला की तरफ। इधर अंजलि की गाड़ियां प्राइवेट विला की तरफ निकल चुकी थी और अंजलि के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। अंजलि जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 12 बज चुके थे। घड़ी की तरफ देखते हुए ही अंजलि कसकर अपनी आंखें बंद करती है और अपना सर गाड़ी की बैक सीट पर लगा देती है। कुछ ही देर में अंजलि की गाड़ियां उसके विला में इंटर करती है तो अंजलि जैसे ही गाड़ी रुकने की आवाज सुनती है तो बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोलती है और सीधा अपने जिला में इंटर कर जाती है, जहां पहले से ही सभी सर्वेंट डर कर अपना सिर झुकाकर खड़े थे। लेकिन अंजलि बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर शिवम भी एक सरमन की मदद से अंजलि का बैग और खुद का बैग लेकर विला में आता है और वह भी अपने प्राइवेट कमरे की तरफ बढ़ जाता है। इधर अंजलि अपने कमरे में आते ही सीधा वॉशरूम में जाती है और फ्रेश होकर एक सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहनकर बेड पर आकर लेट जाती है और कसकर अपनी आंखें बंद कर फिर से अपने दर्द को महसूस कर अपने पेट पर हाथ रखकर उसे जकड़कर अपने बच्चों को अपनी कोख में फिर से महसूस करने के लिए तड़पती हुई ही गहरी नींद में चली जाती है। इधर शिवम भी अपनी बहन की चिंता में अपने कमरे में चक्कर काट रहा था कि तभी थक हार कर शिवम भी बेड पर बैठ जाता है और कसकर अपनी आंखें बंद कर इस परिवार को याद कर रहा था जिसने उसकी बहन को इतने दर्द दिए थे। शिवम ने जब से उसे वीडियो को देखा था तब से ही उसके दिल में राठौर परिवार के लिए इतनी नफरत भर गई थी कि शिवम पाल भर में ही उसे परिवार को तबाह कर देने पर मजबूर हो रहा था। लेकिन अंजलि के कारण वह चुप था। उसे परिवार के बारे में सोचते सोचते ही शिवम को भी नींद आ जाती है। दिल्ली होली बेल क्लब। इसी क्लब के एक प्राइवेट कमरे में धीरज अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। धीरज ड्रिंक करते हुए ही अपने एक फ्रेंड से बोलता है, पता नहीं यार कौन था वो तारानकन जिसने मेरी उसे वीडियो को लीक किया था। एक बार वह हाथ लग जाए उसे साले को मैं उसके घर में घुसकर मारूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे का तारानकन को जिसने मेरी बरसों से बनाई हुई इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। यह सब बोलते हुए धीरज ड्रिंक का गिलास अपने होठों से लगाते हुए ही उसे ग्लास को खत्म कर देता है। अभी धीरज ड्रिंक कर ही रहा था कि तभी धीरज के फोन की रिंग धीरज को सुनाई देती है तो धीरज जैसे ही अपना मोबाइल देखता है तो उसे पर विशाखा नाम शो हो रहा था। ऐसे ही धीरज विशाखा का कॉल देखता है तो एक्सक्यूज मी बोलकर साइड हो जाता है और अब जैसे ही विशाखा का फोन उठाता है तो विशाखा की रोती हुई आवाज धीरज को सुनाई देती है, धीरज कहाँ हो तुम, प्लीज धीरज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। धीरज ये सब बोलते हुए विशाखा फूट फूट कर रो रही थी और उसकी सांस भी रख रही थी। इधर धीरज जब विशाखा को इस तरह रोते हुए देखा है तो चिंता से पूछता है, क्या हुआ है, तुम्हें क्यों रो रही हो तुम इस तरह, तुम्हारी तबीयत खराब है विशाखा, मुझे जल्दी बताओ। धीरज की चिंता भरी आवाज सुनकर विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है और उसे रोते हुए बोलती है, धीरज पता नहीं किसने वह वीडियो मीडिया में दे दी जिससे पापा बहुत गुस्सा हो गए, मुझे तुम्हारा ही मारा, मामा को भी बहुत मारा। विशाखा की बात सुनकर धीरज हैरानी से पूछता है, कौन सी वीडियो, किस वीडियो की बात कर रही हो तुम। इधर विशाखा धीरज की बात सुनकर मन में बोलती है, इसका मतलब धीरज ने अभी वह वीडियो नहीं देखी। विशाखा अभी मन में बोल ही रही थी कि तभी विशाखा के कानों में फिर से धीरज की आवाज पड़ती है, बोलो विशाखा कौन सी वीडियो की बात कर रही हो। इधर विशाखा जैसे ही धीरज की बात सुनती है तो रोते हुए बोलती है, तुम न्यूज़ नहीं देख रहे क्या, देखो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। विशाखा की बात सुनकर धीरज विशाखा से पूछता है, आखिर उसे वीडियो में ऐसा क्या था विशाखा जो अंकल ने तुम्हें इस तरह मारा और आंटी को भी। धीरज की बात सुनकर विशाखा जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, बस तुम एक बार आ जाओ धीरज, प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस तरह विशाखा का रोना सुनकर धीरज के दिल में दर्द होता है और वह कसकर अपनी आंखें बंद कर ड्रिंक के गिलास को एक ही झटके में खाली कर टेबल पर रखकर अपने दोस्तों से बोलता है, आई एम सॉरी गाइस, मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं। इतना बोल धीरज चिंता से ही अपना फोन कट कर विशाखा के घर की तरफ निकल जाता है। विशाखा जैसे ही धीरज की पूरी बात सुनती है तो रोते हुए ही उसे फोन को सीने से लगा लेती है और रोते हुए बोलती है, आई हेट यू अंजलि, आई हेट यू, तुम मेरी जिंदगी से तो चली गई लेकिन पता नहीं कौन तुम्हें वापस फिर से हमारी जिंदगी में ला रहा है और जो कुछ भी राज में अब तक छुपा कर रखे थे वो कौन सबके सामने लेकर आ रहा है। बस एक बार मुझे पता चल जाए, मैं उसे ऐसी मौत दूंगी ना कि वह दोबारा कभी भी मेरी जिंदगी में और मेरे रास्ते में आने की गलती नहीं करेगा। ये सब बोलते हुए विशाखा रो रही थी और उसे इंसान को कोस रही थी जिसे उसकी यह हालत करवा दी थी। दूसरी तरफ
तनीषा राठौर का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि तनीषा राठौर जब विशाखा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी कि तभी जैसे ही वह विशाखा के कमरे के पास पहुंचती है तो विशाखा का कमरा बंद देखकर उसे खोलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह खोलना लगती है तो कमरा लॉक होता है। ये देखकर तनीषा जी सभी नौकरों को बुलाती है और पूछती है कि कमरे की चाबी कहाँ है। तनीषा जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी नौकर डर से कांपते हुए बोलते हैं कि चाबी तो बड़े कर ले गए हैं। जैसे ही तनीषा ये सुनती है तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है और वह गुस्से में ही बोलती है, क्या मेरी बच्ची दर्द से अंदर तड़पती रहेगी? क्या वह भूखी प्यासी अंदर बंद पड़ी रहेगी? आखिर क्यों कर रहे हो दीपक तुम ये सब उसे लड़की के लिए जिसने एक बार भी घर छोड़ने से पहले तुम्हारी और मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? वह मनहूस मेरी जिंदगी से तो चली गई, लेकिन मेरी जिंदगी से जाने के बाद भी मेरे घर वालों को सुकून से जीने नहीं दे रही। यह सब बोलते हुए तनीषा जी के मन में और आंखों में अंजलि के लिए अब भी नफरत ही नफरत दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या है तनीषा की सच्चाई और क्या है विशाखा की सच्चाई? क्यों तनीषा अपनी सगी बेटी से इतनी नफरत करती है और क्या करेंगे अब दीपक राठौर अपने बिजनेस को बचाने के लिए? क्या उनके लिए बिजनेस मायने रखता है या इतना बड़ा सच सामने आने के बाद उनकी बेटी अंजलि कहाँ है? वेद क्यों नहीं आ रहा? वेद अब सबके सामने और अरमान मलिक और अंजलि की मुलाकात कैसे होगी? किसी से मिलने आई है अंजलि और किसके एहसान है अंजलि पर? ये तो अब आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय। अपने ध्यान रखिएगा गाइस।